जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी टीम्स आपसे इंट्रोड्यूस करवाई, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा जजेस के साथ। इस वक्त जो टीम हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है रफायल, उनके ग्रुप का नाम। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। जी, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताइएगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज अब्दुल राफी and his name is, and we are both a final year student from PAF KIT main campus, and both of our domain is deep learning for NLP. So the project title is sequence labeling to end the biasness in a review generated by user. These are the technologies that have been used: TensorFlow, Keras, Azure Data Store, and Python is the language. जो मेन हमारा पर्पस है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि जो जितने भी हमारे पास इस वक्त की जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम वो ये है कि कहीं भी हम फूड खाने जाएं, कहीं भी जाएं तो रिकमेंडेशंस हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं एबटाबाद में, कराची का रहने वाला हूँ और एबटाबाद में जाकर रहता हूँ और मैंने वहाँ सुना है कि वहाँ की चपली कबाब बहुत फेमस हैं, तो मेरा सबसे पहला जो कंसर्न होगा वो होगा कि मैं अच्छे से अच्छा खाऊं, जिसका टेस्ट सबसे अच्छा हो। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इंटरनेट पे, ब्राउजर पे, फूड पांडा पे, कहीं भी जहाँ पर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट लिस्ट हुए हों। तो जब मैं वहाँ पर जाऊंगा और जब उनके रिव्यूज देखूंगा तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो होगा जिसको मैं टारगेट करूंगा वो होगी स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग जिसकी 5 आउट ऑफ 4.3 एज अ मीन एवरेज होगी, वो मेरा टारगेट होगा। तो अब वो देखने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बंदा वहां पर जाए और उनके रिव्यूज पढ़े। अगर फर्ज करें कि मैं वहां से खाकर आता हूं और मुझे वहां का जो मील है वो बहुत अच्छा लगा, बट वहां की सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं अपने मूड पे डिपेंड होके अपने सेंटिमेंट को अपने ऊपर बाइस कर जो रिव्यू दूंगा वो तो मैंने दे दिया। रिव्यू मेरा जो होगा वो ट्रू जनरेटेड होगा, बट जो मेरी स्टार रेटिंग होगी वो एक बाइस रिजल्ट होगी, क्योंकि उस वक्त मेरा मूड मुझ पे हावी होगा। तो मैं रिव्यू जो मैंने दिया उसमें मैंने दिया फूड वॉज रियली वेरी अमेजिंग, इट वॉज एस्टोनिशिंग टू बी हेयर, बट द सर्विस वॉज रियली वेरी पुअर, एंड ड्यू टू दैट सर्विस, दैट पुअर सर्विस, जो मैं उनको रेटिंग दूंगा वो 1 आउट ऑफ 5 दूंगा, बट दिस इज नॉट अ ट्रू रेटिंग विच दे डिजर्व। तो अब इससे क्या हुआ कि जो एक ऐसा कोई हमें दिखा, जैसे फर्ज करते हैं वहां पर बर्गर लैब था, उनकी रेटिंग 2.2 आउट ऑफ 5 दी हुई है, बट वो डिजर्व क्या करते हैं, बट उनके रिव्यूज देखे जाए तो उनकी मील बहुत अच्छी थी, किसी को म्यूजिक से मसला था, किसी को वेटर से मसला था, तो किसी के वो बिहेवियर से, वेटर के बिहेवियर से मसला था। तो ऐसे जो चीजें जो नेचुरल लैंग्वेज में हमें दिखती हैं, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड बोलते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जो आज हमारा मेन टारगेट है इस वर्ल्ड का, कि हम उसको थ्रू मशीन हम अंडरस्टैंड कर सकें, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम उसको देखें तो वो जो एक बायस रिजल्ट है वो अब इकोनॉमिक रिसर्च जो हमारे पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 बैच स्प्रिंग था उनका, और अगर हम देखें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 2016 के 16 ग्रुप ऑफ पीपल, वो कहते हैं कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म अगर येल्प का उठाया जाए जो बहुत फेमस है तो अमेरिका में, तो वहां पे अगर 0.5 रेटिंग भी अगर किसी रेस्टोरेंट की ज्यादा होती है तो 17% इकोनॉमिक रेट उसका बढ़ता है। और अगर हम जितने हमारे पास प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, चाहे फूड पांडा या किसी भी इंटरनेट पे जाए, तो हमें वहां पे सिर्फ एक ही रिव्यू नजर आता है, एक ही रेटिंग नजर आती है, दैट हाउ मच रेटिंग यू वांट टू गिव आउट ऑफ 5, एंड दैट इज अ जनरल। अगर उसको सर्विस से मतलब था तो वहां पे स्पेसिफिक रेटिंग देनी चाहिए थी, सर्विस की अलग, फूड की अलग, बट वहां पे दी जाती है सिर्फ एक जनरल। तो ये क्या करता है, अगर उसकी रेटिंग जो रेस्टोरेंट की थी 4 आउट ऑफ 5 थी, और मैं वहां पर रेटिंग देता हूं 1 एज अ जनरल, बट मुझे कंसर्न सिर्फ सर्विस था, लेकिन सर्विस नहीं थी तो मैंने जनरल दी, तो वहां पर जब मैं रेटिंग देता हूं तो ये मीन एवरेज खराब कर देता है हमारा, क्योंकि हमारा डेटा साइंस के अंदर प्रोपोर्शन पे निकलती है, सैंपल्स पे निकलती है सारी चीजें। अगर हम 5000 कमेंट्स को नहीं ले सकते तो 2000 ले लें, उस 2000 सैंपल के अंदर अगर ये एक रिव्यू आ जाता है तो ये आउटलायर बन जाएगा उसके लिए, और जब वो आउटलायर बन जाएगा तो उसकी पूरी मीन एवरेज खराब हो जाएगी। अब ये चीज हमने कैसे अचीव करी है, ये बस अगर हम इसके अंदर देखें तो ये जो ऑनलाइन रिव्यूज हमने येल्प की वेबसाइट से उठाए, अगर इसके अंदर आप देखें, एक बंदे ने 5 रेटिंग दी हुई है स्टार की और एक बंदे ने 3 दी हुई है, बट दोनों के अंदर देखा जाए तो सिमिलर वर्ड्स आपको मिलेंगे, ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड, लव फॉर फूड। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अगर ह्यूमन
लेवल के ऊपर भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो मशीन के ऊपर बहुत चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए करना। बट इस फील्ड में बहुत काम हो चुका है, सेंटिमेंट एनालिसिस, एस्पेक्ट बेस्ड ओपिनियन माइनिंग। बट जो काम नहीं हुआ, जो हमने टारगेट करा है, वो ये है कि दुनिया के सारे एस्पेक्ट्स को निकालना किसी भी जनरेटेड रिव्यू से, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोई भी हो, उसके अंदर से एस्पेक्ट्स निकालना। द म्यूजिक वॉज नॉट दैट ग्रेट अप टू द मार्क, बट द फूड वॉज रियली अमेजिंग। तो इसका जो मशीन को अंडरस्टैंड करके जो इसकी रेटिंग लगी, वो 1 आउट ऑफ 5 नहीं लगी, 1 आउट ऑफ 5 वॉज अ बायस रेटिंग जनरेटेड बाय यूजर। बट जो मशीन इसके जनरेट करके देगी और जो पूरे कॉर्पस पे देगी, जो विकिपीडिया का डेटा ट्रेन होता है, उस पर 4 आउट ऑफ 5 देगा या 3.5 आउट ऑफ 5 देगा। तो इस तरह वो हमारा नहीं जाएगा। अब इससे दूसरी चीज जो हमने ये काम करा है, इससे दूसरी चीज अचीव भी होती है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, वो ये होती है कि इन द एंड आपको एक रेडार बार दिखाया जाए, उस रेडार बार के ऊपर 5 मेन एस्पेक्ट्स निकाले जाए हमारे, एम्बाइंस, दूसरा फूड, और प्राइस, सर्विस और मिसक्लीनियस। इससे एक रेडार बार पे हमें ये दिखे कि हमारे जो खाने वाले थे 5 लाख कस्टमर्स, उनके 5 लाख कस्टमर्स के रिव्यू उसके ऊपर जब हम प्लॉट करें तो हमें पता चले कि हमारा बार कहाँ जा रहा है, कितने लोगों को कंसर्न था फूड से। जब हम उस फूड की हायरार्की को खोलते हैं तो पता चलता है कि कितने लोगों को इस फूड के अंदर इस डिश से मसला था, तो ताकि हम उसको सही कर सकें। और इसको सही करने के बाद आज भी अगर हम देखें तो ओवर इंजीनियरिंग बहुत वास्ट फैल चुकी है। हालांकि ये अभी रिसेंट टाइम में हुआ है, तो वो भी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो अपने रिव्यूज को देखते हैं, उस रिव्यूज से उन्होंने चीज को बेहतर करा, और उसी तरह उन्होंने करीम को अक्वायर करा सिर्फ अपने रिव्यूज को देखकर। अब तक का जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल हमारे पास मौजूद है, जो कि गूगल ने हमें बनाकर दिया है, वो है बर्ट। तो बर्ट ट्रांसफॉर्मर। अब हम पूरे अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो चाइना के एक रिसर्चर थे, छी बिंग लुई, उन्होंने बनाया था 2018 में, और वो ये प्राइज जीत गए थे $5,000 का बाय येल्प। तो उन्होंने कहा था कि हम डबल एम्बेडिंग प्लस CNN आर्किटेक्चर यूज करेंगे फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस लेबलिंग, मींस पॉइंटिंग आउट द एस्पेक्ट्स फ्रॉम द यूजर जनरेटेड रिव्यू बट इन द कॉन्टेक्स्ट लर्निंग वे। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं बट मेरी बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ सामने वाला विजुअल तौर पे देख सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट को हम यूजर जनरेटेड रिव्यू से कैसे निकालें, तो वो काम ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ने परफॉर्म करा है। हमने यही मॉडल को एक एज अ पार्ट यूज करा है, एज अ 15% यू कैन से इन दिस प्रोजेक्ट इट इज कंट्रीब्यूटिंग। तो हमने क्या करा है कि उसी के साथ हमने पार्ट ऑफ स्पीच टैगर यूज करा है, जो कि हमारे 4.5 दिन की ट्रेनिंग टाइम को कम करके एक या 1.5 दिन के ट्रेनिंग टाइम पे ले आता है। और टोटल हमने 2 GPUs यूज करे थे इसमें, और वो हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करे थे हमें। तो उसमें यह है कि जो टाइम हमने कम करा है, उसके साथ हमने एक्यूरेसी तो हमारी नहीं कहीं गई, बट हमने प्रिसीजन को बहुत आगे हम अप्रूव कर चुके हैं। प्रिसीजन दैट मीन्स यू कैन से दैट के द वुल्फ इज कमिंग टू द टाउन एंड वी आर जनरेटिंग द अलार्म टू गेट ऑन द अलार्म फीड दैट द वुल्फ इज रियली कमिंग। जो चीज असल हकीकत में थी, हमने प्रिसीजन में वो प्रिसीजन को इंप्रूव करा है। हमने क्या करा है कि हम रूट ऑफ द वर्ड लेमेटाइजेशन हमने परफॉर्म करी है एम्बेडिंग लेयर्स के ऊपर। एम्बेडिंग लेयर्स के ऊपर लेमेटाइजेशन को ऐसे परफॉर्म करा है, केयरिंग, अमेजिंग, अमेज से निकले हुए 10,000 वर्ड्स, जो अमेजिंग, अमेजेस जो भी हैं, उनको रूट वर्ड पे लाना और वो न्यूरल नेटवर्क में अपने फीड करना। इमेज दिखा बेटा। स्टिल वो जो आपका बायसनेस का एलिमेंट है जी, तो अभी आपने वर्ड्स की कलेक्शन तो अपनी थॉरो की है, ठीक है, तो जो लेकिन आपका बायसनेस का एलिमेंट है, अगर कोई बिल्कुल ही फेक रिव्यूज दे रहा है, उसका तो नहीं आप कवर कर रहे ना? फेक रिव्यूज इन द सेंस, फेक मींस के खाना उसको अच्छा नहीं लगा, लेट सपोज, तो वो तंज वाले स्टाइल में बात कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा था, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं? जी, इस चीज को बिल्कुल टैकल करा है। अब कोई भी बंदा जो उसको तंज में लेता है, तो हमारे पास स्पेसी की लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करी है फेसबुक रिसर्च ग्रुप ने, तो वो कहती हैं कि हमने रिसर्च पेपर्स भी काफी पढ़े थे और पब्लिश भी करे, तो उसमें हमने क्या करा, ऐसे वर्ड्स जो कि नेगेटिव टू नेगेटिव इन द बैग ऑफ वर्ड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, उनके आगे हम लगा रहे हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द रियल वर्ड। लाइक अमेजिंग, अमेजिंग मैं बिल्कुल सही तौर पे कह रहा हूं, बट अगर यही चीज मैं तंज में कहता तो इसके आगे एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा, जो कि वर्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल ही अलग मीनिंग रखता है। और ये अब हम देख सकते हैं कि एक यूजर जनरेटेड रिव्यू
ये हमारे मॉडल का वर्क है, यूजर जनरेटेड रिव्यू है। इसके अंदर से एस्पेक्ट्स जो निकाले गए हैं वो वेटर, जैसे कि म्यूजिक निकला है। अब I came here with my friends on Tuesday night. Our waiter was not very helpful and the music was terrible. But the sushi here was amazing. That sushi is also aspect that our model extracts. तो sushi, music, waiter, इन चीजों को देखने के बाद, इनके कॉन्टेक्स्ट को लर्न करने के बाद, हमने जो 5 लेवल जो एस्पेक्ट्स निकाले हैं उनके ऊपर ये जाके मैप हो चुका है। फूड, प्राइस एंड एनेक्डोट, मिसलेनियस, ये सारी चीजें यहाँ पे जाके मैच हो गए हैं। अब ये क्या करता है कि ये बैग ऑफ जितने भी सेंटेंसेस हमारे पास, जितने रिव्यूज उस रेस्टोरेंट के हैं वो निकालकर वो यहाँ पे परफॉर्म करता है और फिर एक रेडार बार निकालता है कि असल रेटिंग हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूरे जितने भी जनरेटेड रिव्यूज हमारे पास आए। और इन द एंड जो हमें रेटिंग पता चलती है इस अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसको क्या रेट करेंगे, ये जो रिव्यू है, अगर आप स्टार रेटिंग कहीं दें? 3 It depends कि how much I like music या मुझे वेटर के साथ इंटरेक्ट करना कितना लगता है। बिल्कुल, ये जो रिव्यू है, ये जो ऑनलाइन हमने वेबसाइट येल्प से डेटा स्क्रैप करके निकाला और इस रिव्यू को जो यूजर ने ही खुद बाइस दिया है वो 1 रेटिंग दी है। हालांकि ये जाकर वहां पर एज अ आउटलायर वर्क कर रहा है और ये खराब कर रहा है, बट हमारा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर इसको 3.5 रेट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, अब हमारी टारगेट ऑडियंस क्या थी कि इसको हम कहां तक पहुंचाएं। तो पहले हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम वेब ब्राउजर्स तक जाएं, वेब ब्राउजर्स को रीच करें। जैसे कि हम पासवर्ड फील्ड पे जाते हैं और वो हमें दिखाते हैं सेव योर पासवर्ड हियर। तो जब हम वो पासवर्ड को सेव करते हैं, दैट डायलॉग अपीयरिंग ऑन द क्रोम इज ऑल्सो, वो भी किसी का FIP था, तो उन्होंने कहा था कि ये रिकमेंडेशन यहाँ पर दें। तो हमारा पहला टारगेट ये था कि हम उसको वेब ब्राउजर्स पे रखें, क्योंकि यूजर जनरेटेड रिव्यूज तो उस वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि वो अपने लेआउट को चेंज नहीं कर सकते, हर कोई सर्विस की रेटिंग अलग नहीं कर सकते किसी की रेटिंग। तो वहां पर एज अ रिकमेंडेशन दिखाया कि गूगल इस मतलब जो रिव्यूज जो दिए हैं इस बर्गर लैब के, उनको 4 आउट ऑफ 5 दे रहा, हालांकि वहां पर जो असल दी हुई रेटिंग वो 2.2 दी हुई है, जो कि एक बायस है। और दूसरी हमारी ऑडियंस, अगर हम इसको टारगेट नहीं कर सके वेब ब्राउजर्स को, तो हमारी दूसरी ऑडियंस होगी येल्प, फूड पांडा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को अपने पास लेकर आता है। और अगर इस काम को देखा जाए, जो मॉडल हमने प्रपोज करा है, ये हमने जर्नल पेपर में इस पे लिखा है, जो कि हम IEEE 4.5 इम्पैक्ट फैक्टर जिसका है, IEEE एक्सेस में उसको हम चाह रहे कि दें। तो इससे पहले भी हम दे चुके हैं 2 रिसर्च हमारे पेपर से। तो हमने जो मॉडल बनाया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हम कंज्यूम करते हैं और हमने इसकी मैचिंग भी करी है और ROC कर्व्स बिल्कुल हमने निकाले प्रेडिक्शंस के लिए। जी जजेस, कोई क्वेश्चंस हैं? थोड़ा सा प्रोग्रेस कितनी हो गई है? Progress, it is complete, total complete. Just the deployment is left, but we can check if all API hit. Like Flask. 90% project is. ठीक है, और प्लेटफॉर्म कौन सा था? प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी Python and deep learning libraries TensorFlow and Keras. बट हमें रिसर्च के लिए 3 एम्बेडिंग लेयर यूज करनी पड़ी, तो इसलिए फेसबुक की API जो हमारे पास बनी थी PyTorch, उस पर जाना पड़ा। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? डिप्लॉयमेंट जस्ट Flask and AWS EC2 में। ठीक है, EC2 में, यस। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू सो मच। जी, तो ये टीम रफायल थी हमारे साथ, काफी अच्छे से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC वेब चैनल EDU से बराह रास्त। स्ट्रेट करें, इसके आगे बताइए। 5 मिनट में आपने ये सारा जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC के वेब चैनल EDU TV से बराह रास्त। इस वक्त हमारे साथ जो टीम मौजूद है उनका ग्रुप नेम है मार होर। काफी इंटरेस्टिंग नेम है, हमारा अपना पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। तो चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब?
तो थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्यों सोच के आपका जो ग्रुप नेम है ये रखा है, इज इट रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, और अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाइएगा और प्रोजेक्ट भी। Myself, Mohammad Usman, alongside me my team members Zumair Waheed and Mohammad Imran. Actually ग्रुप नेम जो है वो नेशनल एनिमल की बेसिस पे ही रखा है, और वैसे जो है नेशनल सिंबल भी है और हमारी एजेंसी का नाम वो भी है, तो इसकी वजह से ही रखा गया। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मल्टी एजेंट से रिलेटेड है, तो वो इसका नेम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारे ग्रुप का जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है प्रोएक्टिव मल्टी एजेंट कम्युनिकेशन। प्रोएक्टिव एजेंट्स जो हैं वो तो बहुत से होते हैं, जैसे आपके पास आपने देखा होगा एलेक्सा, सिरी और कोर्टाना वगैरह जो है ये सारे एजेंट्स में आते हैं। बट जब आप बात करते हैं प्रोएक्टिव और मल्टी एजेंट्स की, तो प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है आपको सेल्फ इनिशिएटिव भी है थोड़ा सा, कि सेल्फ इनिशिएट भी कर सकता है कोई चीज। जैसे आप किसी चीज को कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको एक दे देते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम पे खुद ही एग्जीक्यूट कर देगा वो कमांड जब राइट टाइम आएगा। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक आइडिया इसके पीछे ये है हमारा कि अगर आपके पास आजकल देखें अफरा तफरी का दो आलम है और हर बंदा बिजी होता है, तो उसके ये है कि क्या ही अच्छा हो कि उसकी जगह कोई कुछ काम ऐसे हों कि जो एक दूसरा बंदा उसकी जगह कर ले, कोई असिस्टेंट के तौर पे काम कर ले। बट लाजमी नहीं है कि हर कोई जो है वो असिस्टेंट अफोर्ड कर सके, तो उस चीज के लिए हमारा ये है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा वो ये है कि आप प्रोएक्टिव मैनर के अंदर मीटिंग शेड्यूलिंग, आपके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, उसके अलावा कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपको नहीं पता कि कब डील्स आएंगी कब नहीं आएंगी, तो आप अपने एजेंट को पहले से बता देंगे अगर पर्टिकुलर ब्रांड की ये वाली चीज़ जैसे नाइकी एयरफोर्स जो है वो मेरे लिए खरीद लेना, और अगर उसके ऊपर 30% एंड अबव सेल आए तो वो उसकी बेसिस पे डिसीजन लेके विद टाइम जो है वो आपके लिए बाय कर लेगा। एक्चुअली बेसिक आइडिया हमारा जो है वो ये इस तरह से है कि जैसे मैं मिलना चाहता हूँ इमरान से, मैं अपने एजेंट को कहूँगा कि मेरी जो एक मीटिंग है इमरान के साथ शेड्यूल करें, तो मेरे एजेंट जो है वो इमरान के एजेंट से बात करेंगे, दोनों का शेड्यूल उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि हाँ अब मिलना चाहता है, मेरी प्रायोरिटी मैं डिफाइन करूंगा, मेरा एजेंट मेरे से 3-4 क्वेश्चंस करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, मीटिंग किस सिलसिले में है, कि अर्जेंट है कि नहीं है। देन जो है उसके बाद कोई जो मीटिंग शेड्यूल करेंगे। बट देन अगर बीच में कोई ऐसी चीज आ जाती है कि उनके पास वो फ्री स्लॉट नहीं है जो मेरे पास है, तो वो फिर एजेंट नेगोशिएशन के थ्रू जो काम करेंगे। जो इसके अंदर हम लोग मेथोडोलॉजीज वगैरह जो यूज करेंगे, ये हमारी बेसिक मोटिवेशन है एलेक्सा पर। ये है कि ये पिछले साल जो है गूगल डुप्लेक्स के नाम से सुंदर पिचाई ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसके अंदर ये था कि एजेंट टू ह्यूमन कम्युनिकेशन था, उन्होंने अपनी बार्बर अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो ये उससे एक स्टेप फर्दर है कि इसके अंदर हम एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन करवा रहे हैं कि टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन एक दफा कमांड दे देगा, उसके बाद उसको मेंटली स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये काम करने की जरूरत है या नहीं। तो ये बेसिक मोटिवेशन थी एलेक्सा, सिरी और कोर्टाना वगैरह। ये चीजें हम बेसिकली यूज करें, जिसके अंदर आर्किटेक्चर जो हमारे प्रोजेक्ट का वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होगा। सेकेंडली एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी। बेसिकली अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि इंडिविजुअल एंड्रॉयड एप्लीकेशन, बट फर्दर हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको मर्ज कर दें। तो अभी पाइथन और आर एपीआईज वगैरह भी यूज करेंगे, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमें यूज करनी पड़ेगी। हम एजेंट को अपनी वॉइस के थ्रू कमांड दे रहे हैं, टेक्स्ट के थ्रू कमांड दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लेक्सिकन एनालिसिस और टोकनाइजेशन वगैरह जो है हमें यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन मोड होगा हमारा वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, और एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस और नॉलेज क्यूरी मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस जो हम यूज करेंगे उसके अंदर इनक्रिप्ट करके हम जो है वो पास ऑन करेंगे। इसके जो टारगेटेड ऑडियंस है जनरल पब्लिक है, हर कोई इसको यूज कर सकता है कि कोई बंदा उसकी मतलब प्रोएक्टिव मैनर में वो अपनी चीजें मेंटेन करना चाहता है, अपना शेड्यूल वगैरह मैनेज करना चाहता है, तो उसके लिए ये सब कुछ है। अब इसकी फ्यूचर जो अभी बेसिकली तो हमारा मीटिंग शेड्यूलिंग और ऑनलाइन वाला है, बट इसका जो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। कि जैसे आपको पता होगा गूगल हमारी सारे लोकेशंस वगैरह को पता होता है, हमने कहाँ चेक इन किया है, कहाँ चेकआउट किया है, तो उसकी बेसिस पे विद टाइम ये सिस्टम लर्न करेगा कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन की, इस ओनर की क्या हैबिट्स हैं। उन हैबिट्स की बेसिस पे जो है वो आगे जो है हम मशीन लर्निंग लगाएंगे, डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स हम यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, और वो एक नेचर एज अ ह्यूमन बिहेव करना शुरू कर देगा विद टाइम, जब वो जिस तरह से लर्न करेगा। और हमें इसके लिए डाटा सेट भी बनाना पड़ेगा। सेकेंडली फिर ये हमारे पास ये रेफरेंसेस हैं, गैरेट वीज की हमने बुक से मल्टी एजेंट की सेकंड एडिशन से उससे किया, और ये सारे हमारे रेफरेंसेस हैं।
इन्होंने फ्यूचर टारगेट ऑडियंस की बात की है, तो उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में अगर देखा जाए तो हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो एक डिफाइंड नहीं है कि ब्रॉड वे है, क्योंकि हर एक जो है अपना मोबाइल तो स्मार्टफोन तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो एक उसमें एजेंट की एप्लीकेशन ऐड करना कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके थ्रू पे अगर फॉर एग्जांपल जैसे पीछे उन्होंने एलेक्सा की एग्जांपल दी है, वहाँ पे ह्यूमन टू मशीन या ह्यूमन टू सिस्टम जो है इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम इस चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, हम सिस्टम टू सिस्टम इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जो हमारा मेन स्कोप है। उसमें ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा सा अगर उसी चीज़ को एलोब्रेट किया जाए तो ये है कि हमारे पास अब एक डेट सेट हो जाती है, आजकल भी दराज की भी आ रही है, वैसे भी अमेजोन में डेट सेट हो जाती है कि इस डेट को आपकी सेल लगेगी, तो हम अपने एजेंट को पहले से ये चीज़ बता देंगे कि हम इस ब्रांड में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे लिए इतनी शर्ट से जितनी भी जो भी ब्रांड है, जो भी मेरे पास आइटम्स है वो परचेज करके लेकर रख लीजिएगा। तो जैसे ही अभी मुझे उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कोई डेट आएगी, मैंने 1 महीने पहले अपने एजेंट को बता दी, स्केड्यूल मेंटेन कर दिया है, तो जैसे ही वो डेट आएगी वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो चीज़ जो है वो बुकिंग कर देगा मेरे लिए। ये बेसिकली हमारा एक एलेक्सा के साथ अगर देखा जाए तो वहाँ से हमने ये मोटिवेशन गैदर की है। जहाँ तक हम अगर और नॉर्मली या और थोड़ा सा क्या कहते हैं कैजुअल वे में चले जाएं तो हमारे पास जो होती है, हमारे पास मंथली डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो रही होती है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात आती हैं मीटिंग्स का अरेंज करने में, कि आपको हर मंथ जो है फ़ोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि इस दिन हमारी अभी मंथली चेकअप के लिए। अक्सर लोग जिस तरह के होते हैं उन्हें हर मंथली जाके अपने डॉक्टर से या फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इसमें डॉक्टर का भी एक एजेंट से, हमारा एजेंट से ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली वो एक जो स्केड्यूल मेंटेन होता रहेगा, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से हमें एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा और डॉक्टर को एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा। अगर हम बार वाली बात करें तो उसमें भी हमारे पास ऐसा ही है, जैसे कि उस्मान ने आपको ये भी बताया कि मशीन लर्निंग के थ्रू हम गूगल की चेक इन और चेकआउट लोकेशन भी गैदर कर रहे होते हैं कि वो कैसे करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेस्टोरेंट में मैंने किसी के साथ कोई भी जो है मीटिंग सेट की है, उस रेस्टोरेंट को अगर जाहिर सी बात है आजकल हर किसी की ऐप में आपको 5 स्टार देने होते हैं, 3 स्टार्स देने होते हैं। अब अगर मैंने 3 स्टार दी तो मेरा एजेंट इतना जो है सेल्फ लर्निंग होगा कि वो गेट करेगा कि हाँ भाई इस रेस्टोरेंट का फूड आपको पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरी कोई मीटिंग अरेंज करने की बात आएगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरी मीटिंग जो है उस रेस्टोरेंट में अरेंज करेगा जहाँ को जिसको मैंने प्रेफर किया है। तो ये बेसिकली सेल्फ लर्निंग भी हो रही है हमारे एजेंट की। साथ साथ इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ परचेज करते हो, किसी भी मॉल से परचेज करते हो, तो आप जब किसी मॉल से मूव कर रहे हो तो आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई इस चीज़ के नया ब्रांड आया हुआ है, आपने लास्ट टाइम जाहिर सी बात है वो लर्निंग कर रहा होगा आप मशीन लर्निंग के थ्रू, तो वो आपको जो एक नोटिफाई कर देगा कि न्यू ब्रांड्स आए हैं, आपने परचेज किए थे लास्ट ईयर, तो इस टाइम ये ब्रांड्स आए, तो क्या आप बाय करना चाहेंगे। ऑलरेडी अगर हम ज़्यादा इसको ट्रेंड करें तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई कर देगा। आप ये बताइए कि आपका जो एजेंट है वो दूसरे जो ऑनलाइन एजेंट्स ही हैं जिनसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसका क्या टेक्निकली क्या मैकेनिज्म यूज किया आपने? बेसिकली हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूज करें। मैकेनिकल टेक्निकली ये यूज किया कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होगा, और ये एक एक्चुअली स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उस तरफ जा रहा है कि जैसे आप दुनिया स्मार्ट की तरफ जा रही है। हमने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज किया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी, देन पीयर टू पीयर TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो है कम्युनिकेट करवाएंगे, और यूजर जो ऑथेंटिकेशन होगी 1-to-1 वो होगी हमारी जो एजेंट ID के थ्रू होगी, और सेकेंडली हमारी नंबर की बेसिस पे होगी। तो इस तरह से होगा, और उसके बाद जो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस तरह से है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी यूजर को, किसी को डिलीट कर सकते हैं, या किसी को आप कहते हैं कि आप प्रायोरिटीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा इमरान की प्रायोरिटी ज्यादा है, मेरे लिए उमैर की ज्यादा है, इसकी कम है, तो उसकी बेसिस पे सारा काम चलेगा। Any other questions? बेसिकली आप ये कि हम पोर्ट्स के थ्रू जो गिफ्ट्स और KQML के पैकेजेस हम सेंड कर रहे होंगे और पोर्ट के थ्रू उसकी लिसनिंग कर रहे होंगे, जिसके बिहाफ पे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही होगी कि मैसेज एक सिक्योर वे में सेंड हो रहा है। बेसिकली हमारे जो बेसिक मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन है एजेंट टू एजेंट, हम इस तरह से कर रहे होंगे, गिफ्ट्स और KQML के पैकेट सेंड हो रहे होंगे और पोर्ट्स के थ्रू हम उसकी लर्निंग कर रहे होंगे, लिसनिंग कर रहे होंगे। बेसिकली हमारा जो मेन कम्युनिकेशन का पाथ है वो ये है। अच्छा बताइए कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, कोई बिजनेस प्लान है, कोई आपने सोचा है किस तरह होगा ये प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? राइट नाउ जो हमारा है बेसिकली हम इंडिविजुअल ऐप लॉन्च करने के हैं, बट होपफुली जब हम स्मार्ट चीजें जो इतनी चीजें लर्न करने के काबिल हो जाएगा, वो सिस्टम मेच्योर हो जाएगा सिस्टम, तो हम इसको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इम्बेड कर सकते हैं, जैसे अलेक्सा, कोर्टाना वगैरह हुए में ऑलरेडी, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ जो है ना इम्बेड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अभी फ्यूचर प्लान्स के बारे में जो है ना जब इम्प्लीमेंट होंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में बात। तो यानी अभी कोई आपका राइट नाउ कोई प्लान इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, अभी इनिशियली यही है कि इंडिविजुअल ऐप हम लॉन्च करेंगे और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई एज सच होगा। अच्छा, इसके साथ ही मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये बताइए कि आपका जो इस वक्त स्टेटस है प्रोजेक्ट का वो क्या है? 40% कंप्लीट है, मींस कि हमारा एजेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब कम्युनिकेशन फेज जो है हमने स्टार्ट करना है, उसके लिए लिटरेचर रिव्यू हमारा जारी है, तो उसके बाद फिर वो इंशाल्लाह करेंगे। कितना परसेंट, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना परसेंट कंप्लीट है प्रोजेक्ट 30 to 40% कंप्लीट है। तो क्या जब अगर हम बिलफर्ज फाइनल की बात करते हैं तो उस वक्त तक आपका प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो जाएगी अगले 1 महीने में?
क्या समझते हैं? होपफुली कि एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि वो कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह सेंड कर रहा हो, क्योंकि एजेंट कंप्लीट है हमारे पास। कम्युनिकेशन वाला जो है हमारा लिटरेचर रिव्यू भी चल रहा है, उसका थोड़ा बहुत 1 हफ्ता वीक लगेगा, जिसमें फिर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। होपफुली जो है 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा वो। अच्छा जी ठीक। That's it. थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो ये थी टीम मारखोर हमारे साथ। काफी अच्छा सेशन रहा इनका, जजेस के साथ काफी सवालात के जवाब भी दिए। इस वक्त मैं आपको लिए चलती हूँ फील्ड में, जहां मेरे साथी एंकर माज मौजूद हैं। वो आपको फील्ड से अपडेट करेंगे कि क्या सूरत हाल है। ओवर टू माज। एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ एक टीम मौजूद है जो अभी अभी अंदर स्टूडियो से बाहर आई है। आइए चलकर इनसे बात करते हैं कि इनको जजेस की तरफ से किस तरीके के कमेंट्स मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला शाहीन खान है और हम लोगों ने एक अंदर प्रोजेक्ट प्रपोज किया था ICU। तो हम लोगों ने जब वो आइडिया पिच कर दिया तो अब एंड में जजेस के हम लोग के साथ क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। नए क्वेश्चंस आए, नई नई चीजें हम लोगों को सीखने को मिली, क्या डेवलपमेंट हमारे प्रोजेक्ट में हो सकती है। मतलब उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को फर्दर पता चला। अच्छा, आपने अंदर आइडिया तो अपना पिच कर दिया, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपका आइडिया बेसिकली था क्या? ब्रीफली डिस्क्राइब करिएगा। हमारा आइडिया बेसिकली ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए था। हम लोगों ने एक मतलब ऐसे ग्लासेस हम लोगों ने बनाए कि जिसको जब वो ब्लाइंड कम्युनिटी पहनेगी तो वो लोग देख सकते, मतलब वो लोग ये जान सकते हैं कि सामने कौन खड़ा हुआ है, क्या चीज रखी हुई है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। फिर साथ ही साथ उनके घर वाले भी ये चीज देख सकते हैं कि भाई वो लोग इस टाइम किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे वो लोग एग्जैक्टली खड़े हुए। मतलब एक ट्रैकिंग सिस्टम एक लाजमी उनके साथ लगा हुआ होगा कि ना घर वाले और ना वो ब्लाइंड बंदा खुद वो मतलब अपनी जिंदगी से वो दोनों महरूम नहीं रहेंगे। अच्छा, कितने होपफुल अपने आइडिया को लेके? अगर आपका डिसहार्ट तो नहीं होंगे अगर आइडिया अप्रूव नहीं होता, यहीं से आपको फिर जाना पड़ता है तो? नहीं, डिसहार्ट इसलिए नहीं होगा कि एक इनिशिएटिव है, न्यू आइडिया है और हमारे मुल्क में लकीली न्यू आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम। तो ये प्लेटफॉर्म नहीं तो कोई और ही सही। चलें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हम अगली टीम के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जी नाजरीन, तो ये कुछ सूरत हाल थी। आउटसाइड माज हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HSC EDU TV से बराह रास्त। हैं आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HSC वेब टीवी से बराह रास्त। इस वक्त हमारे साथ जो टीम मौजूद है, सॉरी एक बार कैसे जाना जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 EDU वेब टीवी से बराह रास्त। इस वक्त जो टीम हमारे साथ मौजूद है उनका ग्रुप नेम है मेट्रो ड्रोन। काफी डिफरेंट सा नाम है। आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं टीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली अपने प्रोजेक्ट का नाम भी बताइए और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा और इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को भी। वी आर फ्रॉम बैरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मेट्रो ड्रोन। आई एम हुज़ैफा इश्तियाक विद माई कोलीग मोहम्मद नकाश एंड अफनान जावेद। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अगर बात करूं तो फार्मर्स की, तो पाकिस्तान में ऐसे मल्टीपल फार्मर्स हैं जो कि वेदर प्रेडिक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। किस लिए? कि वो अपनी फसल को पानी कब दें, वो अपनी फसल को वो कब करें, स्प्रे कब करें फसल पे, और अपनी फसल को हार्वेस्ट कब करें। लेकिन ये कम्प्लीटली हो नहीं पा रहा। उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे पास वेदर प्रेडिक्शन पाई जाती है वो सिटी के हिसाब से है, एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से नहीं। तो हमारा ये गोल है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट में ये एरिया है इसको स्पेसिफिक करें, विद इन किलोमीटर्स और 2 किलोमीटर्स हम इस एरिया पे प्रेडिक्शन करें ताकि फार्मर्स के लिए हेल्प हो सके। बिकॉज हम एक रियल टाइम एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम इंटीरियर सिंध में गए थे, उमरकोट। वहाँ हम आपस में काफ़ी मतलब बात कर रहे हैं और हमने कहा काफ़ी गर्मी है,
तो चलते चलते हमें एक छोटा सा एरिया दिखा जहां बारिश हो रही है और बाकी सारा एरिया सूखा पड़ा है। तो हम काफ़ी खुश थे कि यार चलो हमें थोड़ी सी जगह ऐसी मिल गई जहाँ कुछ ना कुछ है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ फार्मर को देखा तो लिटरली वो रोने के करीब ही था और वो ये कह रहा था कि वेदर प्रेडिक्शन को जज करते हुए मैंने ये सोचा था कि बारिश होगी, बारिश नहीं हुई। तो इसी वजह से हमने ये मेटियर ड्रोन का जो प्रोजेक्ट है इनिशिएट करवाया। इसमें हमारे पास है क्या, एक मोबाइल ऐप, एक स्टेशन होगा और एक स्पेसिफिक हाइट पे जो हाइट है 700 मीटर्स, वहां पे ड्रोन होगा जो वेदर प्रेडिक्ट करेगा, अपने फिजिकल पैरामीटर्स जो है सेंड करेगा स्टेशन पे। स्टेशन से जाएंगे मल्टीपल पैरामीटर्स एज्योर पे और फायरबेस पे, डेटाबेस पे, वहां से मशीन लर्निंग के थ्रू डेटा माइनिंग होगी और वहां से हम अपना जो रिजल्ट है वो मोबाइल ऐप पे शो करवाएंगे। ओके, बैकग्राउंड, हम इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट इस तरह से करवाएंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में जो शामिल है वो है ड्रोन इटसेल्फ। जो बारिश है वो हम प्रेडिक्ट करेंगे विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ किलोमीटर्स और 2 किलोमीटर्स। मेटियर ड्रोन जो है एक पायलट के अंडर वर्क करेगा फिलहाल, लेकिन हमारा ये गोल है कि हम इसको ऑटो पायलट की तरफ लाजमी लेके जाएं। अपनी मदद आपके तहत ये टेक ऑफ करेगा, अपने पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स गैदर करेगा और देन उसी जगह पर आके दोबारा लैंड हो जाएगा। ये हमारा एक नेक्स्ट गोल है जो कि हम लाजमी अचीव करना चाहते हैं। ओके, ड्रोन जो हाइट नॉर्मल जो हाइट है ड्रोन की वो है 700 मीटर्स, बिकॉज 500 मीटर्स के बाद जो गिरदो गुबार जो है वो ख़त्म हो जाता है और 700 मीटर्स अबव हमारे पास कमर्शियल ट्रैफिक है, तो हम उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और गिरदो गुबार से दूर होकर भी अपना ये प्रोजेक्ट और परफॉर्म करेंगे सारा। वर्क फ्लो है हमारे पास कुछ, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जो कि नेक्स्ट हम कैसे करेंगे। एक फ्लाइट कंट्रोलर है हमारे पास। फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन को ऑब्वियसली उड़ने में मदद करेगा। द नेक्स्ट इज जो फिजिकल पैरामीटर्स हम डिटेक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक हाइट पे, हम वो डाटा जो है आरएफ मॉड्यूल के थ्रू एक ग्राउंड स्टेशन पे सेंड करेंगे और उसकी रेंज भी अच्छी खासी है, विद इन किलोमीटर्स वो ट्रांसीवर जो है कम्युनिकेट कर सकता है। ग्राउंड पे डिटेक्शन के बाद हम 2 डेटाबेस में अपना जो डेटा है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। नंबर 1 इज एज्योर एंड नंबर 2 इज फायरबेस। एज्योर में क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे पास डेटा सेट है वो मैट डिपार्टमेंट से लिया गया है, तो क्यों ना हम 5 साल बाद इस डेटा सेट को ट्रेन करें और अपना एक डेटा सेट बनाएं जो हमने रीडिंग्स ली होंगी एंड देन फर्दर हम उस पर प्रेडिक्शन करें। और फिलहाल जो हम डेटा लेंगे, अपने पैरामीटर्स जो हम लेंगे वो हम लेंगे फायरबेस से, जो हमने खुद सेंड किए होंगे, और उसी से प्रेडिक्शन करते हुए एट द सेम टाइम हम मोबाइल ऐप्स के थ्रू शो करवाएंगे अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट, ओके, जो हार्डवेयर सेक्शन है वो हमने ऑर्डिनो नैनो यूज किया है, एनआरएफ मॉड्यूल यूज किया है। ये हमारे पास सेंसर्स है DHT11 जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के सेंसर्स हैं। नेक्स्ट हमने यूज किया है BMP180 फॉर एयर प्रेशर। ग्राउंड स्टेशन के लिए हमारे पास नोड MCU है, ट्रांसीवर है, जो कि आप देख सकते हैं कि हम जो डाटा सेंड करेंगे वो रिसीव भी ग्राउंड स्टेशन पे होगा, हैविंग अ सेम हार्डवेयर। देन उसके बाद हमारे पास एनआरएफ मॉड्यूल, एग्जैक्टली द एनामोमीटर, जो हम विंड डायरेक्शन और स्पीड हम देखेंगे कि किस पोर्शन में कितनी विंड डायरेक्शन है और किस स्पीड से बारिश हो रही है। नेक्स्ट, GPS मॉड्यूल, हमारी जो लोकेशन है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अगर मैं बात करूं अभी तो पाकिस्तान का जो GDP रेट है जो कल्टीवेशन से आता है वो 21%। तो एक नॉर्मल से डाटा के मुताबिक मैंने ये जज किया कि तकरीबन 5 to 5.5% GDP रेट जो है इससे इंक्रीज हो सकता है। कैसे कि अभी हमारे पास 22 मिलियन हेक्टर्स की जो कल्टीवेशन लैंड है, जो कि हम पॉसिबल उस पर डिपेंड करते हैं कि वहां से हमारे पास जो भी है फसल वगैरह और खाना पीना आएगा। लेकिन नॉर्मली 11 मिलियन हेक्टर जो है वो इससे बिल्कुल मुतासिर हो रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को पता नहीं होता कि रेन प्रेडिक्शन हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो वाकई बारिश होगी या नहीं होगी। तो 11 मिलियन हेक्टर्स का जो एरिया है, हम उसमें से 7 मिलियन हेक्टर्स अप्रॉक्स जो है कवर करेंगे, उसको एक्यूरेट करेंगे।
The same is as the previous one. आपके पास जो modules हैं और hardware है, that's all from our side. Thank you so much. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। अगर मैं बात करूँ, ये जो मटेरियल डिपार्टमेंट जो अपने अभी रीडिंग ले रहा है, प्रेजेंट मतलब जो रीडिंग लेता है, वो मेट ड्रोन वो बैलून्स उड़ाते हैं अपने। उस बैलून्स की प्राइस जो है, एक बैलून की प्राइस वो $200 से $400 है आज के दौर में। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका रोज की बुनियाद पर 92 बैलून्स उड़ाता है डेली अपनी डिफरेंट स्टेट्स में। टोटल वर्ल्ड वाइड 900 स्टेट्स हैं जहां पर ये बैलून उड़ाए जाते हैं। अगर मैं सिर्फ अमेरिका के प्राइस की बात करूं तो वो रोजाना 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, जबकि अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी ये चीज डेटा गैदर करने में और फार्मर्स के लिए प्रेडिक्शंस करने के लिए, और ताकि वो अपनी फसल को हार्वेस्ट कर सकें टाइम के ऊपर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो बैलून की आपने बात की है, तो क्या ये क्या कंपटीशन है, मतलब हम किस तरह कम्पीट कर रहे होंगे, मतलब क्या जो डेटा वहाँ से बैलून से आ रहा है या जिस पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो ड्रोन है, आपने बात की तकरीबन 700 मीटर बताया आपने, कितना 700 मीटर से नीचे काम करेगा, तो क्या उसका कॉम्पिटिटिव एज क्या है? सर अगर मैं बैलून की बात करूँ ना, तो बैलून कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो पहली बात उसकी सही है। और बैलून जाता है एट द हाइट ऑफ 10 माइल्स या 12 माइल्स। उससे क्या होता है, वो पूरे एरिया या हाफ ऑफ द पाकिस्तान आप कह सकते हैं, वो उसकी प्रेडिक्शन कर रहा होता है। वो ये नहीं है कि मैं अगर कराची में बैलून उड़ा रहा हूँ तो मैं मरी में भी बैलून उड़ाऊंगा, मैं चित्राल में भी बैलून उड़ाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ कराची में उड़ाएंगे और एज अ होल पाकिस्तान की प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक फार्मर्स के लिए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सारी, ताकि वो अपनी फसल को बचा सकें। ठीक है। और अभी ये जो आप जिस आइडिया की भी बात कर रहे हैं, ये हम कहाँ तक, ये प्रोजेक्ट आपका किस स्टेज पर है इस वक्त? सर एज अ होल में अगर बात करूँ तो 40% कंप्लीट हो चुका है। क्या चीज कंप्लीट हो गई है? हार्डवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसका। ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डाटा अभी क्लाउड पे भेजना है और क्लाउड से उसकी सिर्फ मशीन लर्निंग करके एप्लीकेशन पे शो करवाना। हम लोग जिस चीज पे फंस सकते थे, हम लोगों ने पहले वो चीज की है, ताकि क्योंकि हम लोग खुद सेल्फ सॉफ्टवेयर के हैं, तो अब ये जो काम बचा है पीछे, ये 15 से 20 दिन का, इससे ज्यादा नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर वर्किंग प्रोटोटाइप आपके पास मौजूद होगी और वो चल रही होगी, पूरा प्रोजेक्ट स्कोप कंप्लीट होगा उसमें। जी बिल्कुल। ठीक है। एक सवाल, व्हाई चूज फायरबेस को पिक करने का रीजन? सर फायरबेस पे हमने अपने पिछले सेमेस्टर्स में काम किया था, लेकिन अगर अब हम फायरबेस को फ्यूचर के लिए नोट करें तो उसकी प्राइस $25 पड़ रही है हमें पर मंथ सब्सक्रिप्शन की। अगर हम एज्योर की तरफ मूव करते हैं तो एज्योर की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन $0.1 की आ रही है, तो ये प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से हम मूव करना चाह रहे हैं। यू वांट टू मूव टू एज्योर फ्रॉम? ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मैंने जो आपका आर्किटेक्चर डिजाइन प्रिंसिपल समझा है उसके हिसाब से यू स्टिल नीड अ स्टेशन डाउन ऑन द ग्राउंड लेवल, द ड्रोन्स। We are designing the station. Right. So what is the scalability with those drones? कि मतलब एक स्टेशन कितने ड्रोन्स कंट्रोल कर रहा होगा और उसका कवर एरिया कितना होगा? सर एक स्टेशन जो है वो सिंगल ड्रोन कवर कर रहा होगा। अब हमने जिस जगह की ये प्रेडिक्शन की थी वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर, एक फसल बहुत ज्यादा एरिया होता है, 1.5 से 2 किलोमीटर भी होती है, कुछ मीटर्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हम इसके अंदर 1.5 किलोमीटर टोटल कवर कर रहे हैं इन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, सही। अच्छा, और उसका अप टाइम कितना होगा ड्रोन्स में? ये एक इशू आता है कि वो उसका जो बैटरी है उसकी ड्यूरेशन लिमिटेड होती है। ड्रोन की जो ड्यूरेशन है वो हमने अभी जो टेस्ट की है वो 15 मिनट्स हमें दे रहा है। हमने अपना टास्क उसको डिफाइन करना है, वो ऑटोनॉमस मोड पे खुद जाएगा, खुद सारी रीडिंग्स लेकर पैरामीटर्स हमारे पास सेंड करता रहेगा लाइव। तो ये ऑपरेशन तकरीबन 9 से 10 मिनट के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो मैं कहीं कह सकता हूँ कि स्टेशन पे देयर विल बी नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और ये ऑटोमेटेड होगा? जी बिल्कुल, ये ऑटोमेटेड होगा। इज दिस डन? सर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टेशन इज डन। मींस के वो रीडिंग्स डिफरेंट चीजों की ला रहा है कि प्रेशर क्या चल रहा है, और बारिश को बेसिकली प्रेडिक्ट करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हो आप लोग, है ना? ओके, दैट्स इट जजेस, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे टीम मेट्रो ड्रोन। अब कुछ थोड़ी सी बात जजेस से करते हैं कि क्योंकि काफी सारे ग्रुप्स आ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैम आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कि स्टूडेंट्स कितने प्रिपेयर लग रहे हैं, और जो ग्रुप्स अपने टॉपिक्स ला रहे हैं वो उनमें कितनी वेरिएशंस आपने फील की है? हमारे लिए ये चीज़ यानी हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, और नेचुरली डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट ये डिवीजन हुई भी होती है FIPs की। तो ये IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है बेसिकली, इनका IoT का एरिया है,
और आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है और आईओटी में एआई भी इन्वॉल्व है, तो माशाल्लाह से बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स ला रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा प्रोजेक्ट है इनका, और जो हमारे मुल्क को स्पेशली पाकिस्तान को की इकनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की, जो कम पैसों में मुल्क के डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको सपोर्ट कर सके। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस अगर हैं जजेस तो प्लीज, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर काशिफ, मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी कि ये जो आपने मतलब एक सवाल मैं नोट कर रही हूँ, आप बार बार पूछ रहे हैं स्टूडेंट से कि ग्रुप कितने % कंप्लीट है, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली इसका ये है कि प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर आना या कोई उस पर डिस्कशन करना या हम थियोरेटिकल कोई चीज़ को देखना चाहते हैं तो वो चीज़ें तो प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस आइडिया को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और जो जजेस मौजूद होते हैं फाइनल राउंड्स के अंदर और लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आ रहे होते हैं, तो दे वांट टू हैव अ डिस्प्ले, एटलीस्ट उसका पीओसी उसका चल रहा हो, कोई कुछ फंक्शन सर्टेन फंक्शंस उसके काम कर रहे हो, ताकि जो आइडिया भी उन्होंने बताया है वो आइडिया कहीं पर पेपर पे नजर आ रहा हो या डिमॉन्स्ट्रेबल हो। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार पिच कर रहा हूँ कि ये आइडिया आपका किस हद तक बनाएगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट फेज के अंदर ही है, या क्योंकि जब आप एक्चुअली उस चीज को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो यू कम टू हैव नो के क्या इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वाकई ये आइडिया इम्प्लीमेंट भी हो सकता है कि नहीं, टेक्निकली कितना फिजिबल है। ठीक है सर, उमर आपसे भी थोड़ी सी बात, थोड़े से रिव्यू दे दें अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, ग्रुप्स आए, उनके बारे में। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने का ये भी है कि हमारे यहाँ यूजुअली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एंड एट सम पॉइंट यू केम टू अ डाइग्रेशन। इसको अवॉइड करना चाहिए, वेदर सुपरवाइज अनसुपरवाइज या इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी इस पर फोकस रखना चाहिए कि जो उनका मेन टारगेट है, जो मेन पीओसी है डिलीवरेबल टर्म्स में, वो है मेन टारगेट, दैट शुड बी अचीव बाय एनी। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बाईपास कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं किसी और रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेट के जरिए, कंसिडरेबल, लेकिन टारगेट पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट टीम को भी कुछ ही देर में आपके साथ आपके सामने बुलाएंगे, उनका भी प्रोजेक्ट आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो लिटरली बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सीखने को मिल रही हैं, बहुत सी बातों का पहले नहीं मालूम था, बट जो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और जिस कॉन्फिडेंट के साथ स्पेशली यूथ की जो चीजें हैं सब, तो मेरे लिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत कुछ लर्निंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इसमें। मैं थोड़ा सा फिर से मैम आपकी तरफ आऊंगी कि फील्ड्स के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इनकी जो फील्ड्स होती हैं डिफरेंट, तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल कोई डिफरेंट फील्ड से आया हुआ हो, फॉर एग्जांपल कोई भी डिफरेंट फील्ड हो, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ की नीड भी है और ये बिल्कुल इस तरह का फ्रेमवर्क है जैसे करंटली जो हमारे रिसर्चर्स हैं जी। फॉर एग्जांपल मेरे एक सुपरवाइजर थे, वो अभी एक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली इस तरह नहीं होता, तो वो न्यूरो जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए सॉल्यूशंस में साथ में इंटरेक्शन में है। तो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है, क्योंकि फैकल्टी को भी रिसर्च का आइडिया है और रिसर्च करती भी होती है, तो नेचुरली बच्चों से भी वो वैसे ही काम करवा रही होती है स्टूडेंट से। तो कहने का मकसद यही है हमारा कि मैकाट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की इस तरह की फील्ड्स हैं जो अब आ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, जो कि डिफरेंट फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है। और हर एक एरिया, अभी मैंने मेडिकल साइंस का आपको बताया, ब्रेन साइंस, हेल्थ, इन तमाम एरियाज के अंदर जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो उसकी मेथडोलॉजीज हैं वो सब CS वाली मेथडोलॉजीज हैं, मीन्स के डेटा और जो हमारा वो स्टडी है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो उनके एरिया का होगा और जो उसमें फैक्टर्स हैं वो उनके एरियाज के होंगे, लेकिन उन फैक्टर्स को कैटर करने के बाद जब उनके ऊपर एनालिटिक्स की जाएंगी, मॉडल्स बनाए जाएंगे, एप्लीकेशंस बना के फैसिलिटेट किया जाएगा, तो वो फिर सारा CS वाला एरिया उसमें कनेक्ट हो जाता है आगे। तो इस हवाले से नेचुरली जो स्टूडेंट्स ने अभी एग्रीकल्चर का सेक्टर आप देखें उन्होंने हिट किया है, तो ये अब अनअवॉइडेबल है। ठीक है जी नाजरीन, इस वक्त टीम 7 हमारे साथ मौजूद है जिनके ग्रुप नाम है म्यूटेंजर्स। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपने आपको भी इंट्रोड्यूस करवाइएगा, प्रोजेक्ट को भी। टीम नेम म्यूटेंजर्स,
मेरा नाम वहीद है एंड माय ग्रुप पार्टनर नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। हम दोनों PFQ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसका नाम है सिंबल टू स्पीच फॉर म्यूट। इसमें जो पर्पज़ है, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि कम्युनिकेशन बैरियर जो म्यूट पर्सन है और जो नॉर्मल पर्सन है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो इस प्रोडक्ट के जरिए हम लोग ख़त्म कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? इसमें हमारे पास हैंड ग्लव्स हैं और IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। हैंड ग्लव्स हैं और हमारे पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो हैंड ग्लव्स के साथ हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल अटैच है। तो जब भी कोई ना जब म्यूट पर्सन जब भी कोई सिंबल बनाता है, कोई साइन लैंग्वेज बनाता है ग्लव्स के जरिए, तो मोबाइल जो है एंड्रॉयड फोन में जो हमारा एप्लीकेशन है वो स्पीक करता है। ठीक है, इसमें जो इनोवेटिव काम ये हुआ है कि इसमें हमारे पास म्यूट पर्सन भी जो है उसके पास भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और जिस वो नॉर्मल बंदे से बात कर रहा है उसके पास भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो जब भी ये म्यूट पर्सन कोई सिंबल बनाता है और जब वो मोबाइल से स्पीक होता है सेंटेंस, जो भी कमांड होती है इसकी, जो सामने नॉर्मल पर्सन होता है तो उसके पास हमने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं कि वो भी उसको रिप्लाई दे सकता है। तो 3 ऑप्शन हमारे पास ये है कि वो टेक्स्ट में भेज सकता है, टेक्स्ट पे हो गया। सेकंड है कि वो एक इमोजी भेज सकता है, इमोजी में भी सिंबल्स बने होंगे जो वो समझ सकता होगा। और तीसरा ऑप्शन हमने वॉइस रिकॉर्डिंग रखी हुई है कि वो भी भेज सकता है। 3 ऑप्शन उसमें हमने रखे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मार्केट की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके फैक्ट्स और फिगर जो है वो उनके मुताबिक पूरी दुनिया में 466 मिलियन जो है पीपल्स जो है वो म्यूट है और इनमें से 34 मिलियन जो है वो चिल्ड्रन हैं जो कि म्यूट होते हैं। तो उसके अलावा अगर ये प्रोजेक्ट जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो टारगेट कंज्यूमर जो हैं वो पूरी दुनिया में स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं या कोई किसी इंस्टीट्यूट में स्किल्स जो हुनर सीख रहे होते हैं, इसलिए वो लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल पीपल भी यूज़ कर सकते हैं जो बाकी चीज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा हॉस्पिटल्स क्लिनिक में डॉक्टर हैं वो भी अपने पेशेंट से इस प्रोडक्ट के जरिए बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है, हैंड गेस्चर है, जो है लॉजिक है, प्रोग्रामिंग जिसके जरिए हम लोग बिल्ड कर पा रहे हैं। इसमें फीचर्स जो है वो हमारे पास 32 सिंबल्स हैं और डुअल वे कम्युनिकेशन हो रही है और चेंज अपडेट कमांड भी हमने एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दी है। अगर वो अपनी कमांड जो है चेंज करना चाहते हैं, उस सेंटेंस को चेंज करना चाहता है तो हमने वो भी दिया हुआ है। और लाइव चैट 3 ऑपरेशन जो पिक्चर हो गया, ऑडियो हो गया और टेक्स्ट हो गया और इजी टू वेयर ग्लव्स। थैंक यू जी। जजेस सवाल कर लीजिए। सर हमारा प्रोटोटाइप जो दिखा दें सर, ये हम टाइम चाहिए रनिंग स्टेट में कुछ यानी आइडिया हो जाए, विजुअलाइज कर पाए हम कि कैसा है क्या है। ये ग्लव्स है ठीक है, और ये जो पहने का म्यूट पर्सन और ये माइक्रो कंट्रोलर है और वो मॉड्यूल लगा हुआ है और ये ब्रेड बोर्ड है। तो जब भी कोई सिंबल बना रहा होगा और माइक्रोफोन जो है उसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमारे पास होगी, तो ये कोई ना कोई सिंबल बनाएगा, जो भी हो कमांड हो उस कमांड जो वो मोबाइल स्पीक करेगा और एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन किसी नॉर्मल बंदे के पास होगी, वो उससे रिप्लाई भी दे सकेगा। एक मिनट बेटे, सिंबल जो है वो उंगलियों के इशारे से जी बिल्कुल, जो साइन लैंग्वेज होती है सिंबल जो ठीक बनती है, तो वो कन्वर्ट होके मोबाइल पे आ जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी यूज करें, हाँ, ब्लूटूथ के जरिए जो कमांड होगी वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाएगी, वहाँ पे वो जो भी सेंटेंस होगा वो मोबाइल स्पीक करेगा। यानी इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया है मोबाइल के ऊपर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। हाँ ठीक है ठीक है। जी थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये टीम हमारे साथ जो मौजूद थी उनका ग्रुप नेम है म्यूटेंजर्स। काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया और स्पेशली प्रैक्टिकली भी जो काम करके लाए थे वो भी जजेस के सामने पेश किए। कितने टाइम पीरियड में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट को? ये अभी हम 70% तकरीबन कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 30% है, वो 6 to 7-8 मंथ्स में हो जाएगा। जो अभी करंटली अवेलेबल इस तरह के सॉल्यूशंस हैं उनके साथ कंपेयर किया था आपने ग्रेड? उसमें खास बात हमारी ये है, माइक में बोलिएगा, खास बात हमारी ये है कि जो अभी तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट देखे हैं उनमें डुअल कम्युनिकेशन नहीं है, उनमें वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। हमारी वजह से जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डुअल कम्युनिकेशन हो रही है। जो नॉर्मल पर्सन है वो भी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जरिए हमसे, जो म्यूट पर्सन होगा उससे कम्युनिकेट कर सकता है। 3 मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे उसके पास। अगर वो नहीं सुन सकता तो उसे इमोजी भेज देगा और टेक्स्ट भी भेज सकता है। अगर वो सुन सकता है तो उसे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं उसके मोबाइल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, तो ये थी स्टूडियोज की सूरत हाल। हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करें, लेकिन इस वक्त फील्ड से हमारे साथी एंकर मास मौजूद हैं। आइए आपको उनके पास लिए चलते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे ISP पे। कुछ बोले उनसे कहें, यहाँ तो आवाज नहीं आ रही। Audio Jungle. Audio Jungle.
बेसिकली हमारे रोज़मर्रा में हमने बहुत इंसिडेंट्स देखते हैं, चाहे वो कार इंसिडेंट्स हो, गैस एक्सप्लोजन हो, और आपके पास रूफ गिरने के डिज़ास्टर्स होते हैं। ये सारे देखे जाएं तो अगर हम रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा रेशो हमारे पास गैस लीकेजेस की वजह से डेथ्स का आता है। आउट ऑफ ऑल दिस 45% जो हमारे पास डेथ्स होती हैं वो गैस लीकेजेस की वजह से होती हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट जो कि IoT बेस्ड गैस डिटेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो बेसिकली आपको वो गैस डिटेक्शन कर रहा है प्लस रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है, विजुअलाइजेशन जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू होगी, और मतलब रिमोटली आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इफ आप उस साइट पे मौजूद नहीं हो, यू कैन कट ऑफ दोज लीकेजेस, जो लीकेज का आपका फ्लो चल रहा है उसको आप कट ऑफ कर सकते हो। बेसिकली मोटिवेशन इसकी यहीं से मिलती है कि अगर हम अपने पास में 2019 पाकिस्तान का ही सिर्फ देख लें तो सबसे पहले जो इंसिडेंट आता है वो कश्मीर में एक कपल की डेथ का आता है कि वो गैस लीकेज की वजह से उनकी डेथ हो गई। स्वात में हमारे पास रिसेंटली हुआ था जिसमें 180 लोग जो है वो उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन स्टिल अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोर करें तो इंटरनेट पे भोपाल इज स्टिल द वर्स्ट वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जो कि हुआ था लीकेज की वजह से, गैस लीकेज की वजह से। एट दैट नाइट 6 लाख पीपल वर एक्सपोज टू दैट लीकेज, मतलब 6 लाख में से तकरीबन 15-16,000 की डेथ तो हो चुकी थी, एंड स्टिल सो मैनी ऑफ देम सफर्ड। एंड अच्छा, व्हाट आवर सिस्टम विल बी डूइंग इज के सबसे पहले अगर गैस लीक होती है और लीक होने के बाद उसका एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाएगा कि जो अगर उस थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाती है, उसको पहुंच जाती है, तो जो आपकी मोबाइल ऐप है उस पर एक तो रियल टाइम विजुअलाइजेशन आ रही होगी, प्लस आपको एक जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अथॉरिटी पर्सन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, उनको एक कॉल जनरेट हो जाएगी, प्लस मैसेज से नोटिफाइड भी हो जाएंगे, और थ्रू वही कि रिमोटली आप उसको कट ऑफ भी कर सकते हैं बिफोर कि कुछ हैजर्डस उसमें कैटास्ट्रॉफी हो सके। ऑब्जेक्टिव इज सो सिंपल, नंबर 1 सेफ लाइफ, नंबर 2 कि आपके पास रियल टाइम विजुअलाइजेशन हो रही है उसकी। स्कोप इज सिंपल कि आप एक लाइफ सेव कर रहे हैं आप। एप्लीकेशन एरियाज, क्योंकि डिवाइस कोई पर्टिकुलर उसके लिए नहीं, वैसे हमारी टारगेट जो मेन है वो इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वर्कर्स का एक मतलब बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनको पता नहीं कितनी हैजर्डस गैस लीकेज होती है, उनकी डेथ हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, फिर बाद में पता चलता है हाँ भाई वो गैस लीकेजेस की वजह से हुई थी। प्लस हम हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर्स का यूजेज है हमारे पास। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये है कि सबसे पहले हार्डवेयर डिज़ाइन हो गया, तकरीबन हमारा हार्डवेयर 70% हार्डवेयर इज़ डिज़ाइन, वेयर एज पैरेलली हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहा है जो कि, और प्लस जो हमारा फ्यूचर स्कोप है वो क्लाउड एंड AI का है। AI का फ्यूचर स्कोप हमने क्या रखा हुआ है कि हम कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स हम गेट कर रहे हैं बेसिकली उस पर हम कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करके फ्यूचर प्रेडिक्शन दे सकें कि अब ये सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन इट कैन हैपन। नेक्स्ट, ये हमारी शेमेटिक्स हार्डवेयर की प्रिपेयर है, ये हमने कुछ हार्डवेयर मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं जिसमें MQ2 MQ4 सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट, ये हमारे हार्डवेयर का मॉड्यूल है, दिस इज़ बेसिकली आवर हार्डवेयर जो कि तकरीबन कंप्लीट है। नेक्स्ट, मोबाइल मॉकअप्स है कि किस तरह फ्लो चलेगा हमारे मोबाइल ऐप का। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, ठीक है, हम 2 मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉडल एंड प्रो मॉडल। दोनों मॉडल में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल इज फॉर कॉम्पैक्ट एरियाज, स्मॉल एरियाज, एंड प्रो मॉडल कैन बी लाइक इंडस्ट्रीज, बिग एरियाज, जिसे आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट्स हो गए, आपकी स्मार्ट बिल्डिंग्स जिसको आप कह रहे हैं, वहाँ जो है वो बिगर जो प्रो मॉडल है हमारा वो इंस्टॉल कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल जो हमने डिज़ाइन किया है वो स्टैंडर्ड मॉडल पे हमारा जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है 2400 के अराउंड, एंड वेयर एज प्रो मॉडल पे आ रहा है हमारा 3000 के अराउंड। तो अगर हम उसका रेवेन्यू देखें तो अगर हम 8000 सेल करें तो 240% हमारा प्रॉफिट आएगा इस पे, वेयर एज ऑन द अदर वन 12,500 पे सेल हो तो 320% प्रॉफिट आएगा। करंट मार्केट कॉम्पिटिटर्स, देयर इज नो सच सिस्टम एज पर आवर रिसर्च,
बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास सिस्टम्स हैं भी तो फायर अलार्मिंग के सिस्टम है या डिटेक्शन के सिस्टम है, रियल टाइम विजुअलाइजेशन का कोई सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग बहुत मार्केटिंग आसान इसलिए होगी क्योंकि एज सच कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो आई कैचिंग होगा ये। नेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस अगेन इंडस्ट्री, हाउसेस, स्मार्ट बिल्डिंग्स, ऑल दिस। पोटेंशियल पार्टनर्स, अब यहाँ जो हमने कुछ मेंशन किए हुए हॉस्पिटल हैं, ये रेस्टोरेंट है, बहरिया टाउन विच क्लेम्स अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, तो उनको अट्रैक्ट करना, उनको अपना बायर बनाना इज ईजी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये की है कि व्हेन एवर अवर 50 यूनिट्स विल सोल्ड आउट होंगे तो 2 यूनिट्स उन एरियाज में इंस्टॉल किए जाएंगे जहाँ पे स्लम एरियाज में लोग रह रहे हैं गैस पाइपलाइंस के पास, लेकिन उन्हें पता भी नहीं और मतलब गैस एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, तो उनकी अवेयरनेस प्लस उनके 2 इंस्टॉल किए जाएंगे। देन थैंक यू। अगर आपके कुछ सवाल वगैरह हैं तो थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है उनके बारे में ब्रीफ करने की, लाइक एंड्रॉइड में ऐप है और इसके अलावा डेटाबेस में डेटा कहाँ फीड कर रहे हैं? डेटा हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ही जो क्लाउड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो आपकी डिवाइस है वो बेसिकली सेंसर्स जो हैं वो पीसी से कनेक्ट होंगे, कोई इंटरफेसिंग हो रही है सीरियल पोर्ट और समथिंग? मतलब आईसी जिस तरह पीसीबी बोर्ड पे ही कनेक्टेड होंगी और एज सच कोई नहीं है जैसा आप बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अगर आपके कुछ सवाल थे। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ तो मैं अपने जजेस से एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे इन लोगों ने बात की थी सर रियल टाइम विजुअलाइजेशन के बारे में, तो हमारी जो व्यूवर्स हैं अगर इनके लिए आप डिफाइन कर देना चाहें, उमैर साहब अगर आप ये बता दें कि ये रियल टाइम विजुअलाइजेशन क्या होती है, हमारा जो एक आम आदमी कि बेसिकली हर डाटा का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपके पास लाइव डाटा वो सप्लाई किया जा रहा है 24/7। अच्छा, अब वो लाइव डाटा पिक करने के लिए यू नीड सम मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि ऑनलाइन हो, अवेलेबल 24/7, और उसके ऊपर वो मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा हो जो कि आपको अलार्म भेजे इन केस डिटेक्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हम क्लाउड की बात करें तो वी नो कि भाई बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके साथ सेंसर बेस्ड आइडियाज होते हैं, आईओटी भी होते हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हाउ दे कनेक्ट टू द क्लाउड। ठीक है, तो वो फेच कर सकते हैं। सही है। दे कैन आइदर सेंड इट टू अ वर्क स्टेशन, अटैच टू वर्क स्टेशन में काम होगा क्लाउड को पुश करे, बट आइडियल वुड इट बी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा अगर वो इतने स्मार्ट डिवाइसेज हैं कि दे कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनेट डायरेक्टली। तो दिस इज द आइडियल कंडीशन। सही। अच्छा, इतनी देर में हमारे पास दूसरी टीम जो है लाइनअप हो चुकी है, तो दूसरी टीम को हम मेडिकेयर नाम है इनका, आइए इनसे चल के बात करते हैं। इनका सीरियल नंबर मार्क। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे अपना पहले सीरियल नंबर बताइएगा, अपने टीम का इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा। सीरियल नंबर 27। ठीक है। और टीम नेम मेडिकेयर। ठीक है, अपना बता दीजिएगा। बेसिकली मेडिकेयर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ऑटोनमस ड्रोन है जो मेडिसिन डिलीवरी के लिए यूज़ होगा। अभी मैं आपको बेसिकली 3-4 कंडीशंस बताऊंगा जिसकी वजह से हमने इस आइडिया तक हम लोग पहुंचे। सबसे पहली चीज़ ये, अभी कुछ महीनों पहले एक हादसा हुआ था कि सक्खर में एक लड़के की मौत हो गई, सिर्फ इस वजह से, ये नहीं कि इलाज अवेलेबल नहीं था, इस वजह से कि उसको वैक्सीनेशन नहीं पहुंच सके थे टाइम पे। सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि हार्ट और अगर लंग्स का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके लिए वो 6 घंटे तक रह सकते हैं बाहर, और इसी तरह अगर किडनी है तो वो लेस देन 30 आवर्स तक रह सकती है। तो इसके लिए अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रांसप्लांट होना है और ऑर्गन कहीं दूर पड़ा है और उसको लाने तो हमें बहुत जल्दी लाना पड़ेगा ताकि वो ख़राब ना हो और हमारा जो ऑपरेशन है वो कामयाबी से हो जाए। सेकंड चीज़ ये कि हिली एरियाज़ में अगर हमें मेडिसिन डिलीवर करनी हो, इमरजेंसी केसेस, कोई क्राइसिस आ जाते हैं, नेचुरल क्राइसिस, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जाना आसान नहीं होता। थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ आपको सर, आप ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये जो ज़रूरत पर आजकल सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, मैं काशिफ साहब से सवाल करूँगा, जैसे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो जो नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ज़्यादातर ये देख रहे हैं ह्यूमन इंटरेस्ट पे बन रहे हैं। हमारे मेडिकल से रिलेटेड भी काफ़ी सॉफ्टवेयर, नए आइडियाज़ आपने भी देखे, हम लोग भी देख रहे थे, तो आप मुझे बताइए कितना इफेक्टिव होता है ये इस तरीके के, जब स्टूडेंट्स नए सॉफ्टवेयर लेके आ रहे होते हैं तो वाकई ये हम लोगों की मदद के लिए आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर? हाँ, मैं ये कहूँगा कि अभी जो मार्केट की नीड है और जो जिस तरह काम हो रहा है उसमें इफेक्टिवली यही सॉफ्टवेयर जो हैं वो आगे मार्केट होंगे,
और कंज्यूमर बेस्ड हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप कोई ऐसी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं जो वैल्यू एडिशन हो रही है, जिसके अंदर आपका सिंपैथी का जो है वो एलिमेंट मौजूद है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि यूज़फुलनेस भी है और उसके लिए आप जो है किसी किस्म का भी मार्केट से या इन्वेस्टर से आप इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं अगर आपका मार्केट आइडिया जो है वो फीजिबल है और वो फ्लाई कर सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वेटेज भी ज़्यादा है और ये प्रोजेक्ट जो है वो हम भी उनको देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट की इस वक्त डिमांड है, इस वक्त नहीं है। जब सानिया अगर आप थोड़ा सा एडिशन इसमें करना चाहें, देखिए अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म यूज़ की जा रही होती है CSR की, तो हम ये देख रहे हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो खुद फील कर रहे हैं कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, कि इस तरीके से एडिशन करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगी कि हाँ, स्टूडेंट्स इस तरह के आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और ये ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि जो बिल गेट्स हैं इटसेल्फ उन्होंने इतना कमाया, इतने वो यानी सबसे अमीर तरीन इंसान बने दुनिया में, उसके बाद वो उन्होंने चैरिटी शुरू कर दी। सही। अब चाहे मुस्लिम हो या अदर देन मुस्लिम किसी भी रिलीजन के हों या इवन एथनिस्ट भी हों, तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइंस है कि हम लोग जो है वो ह्यूमंस की ज़्यादातर तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते। सही बात है। तो ये नेचुरल साइकिल है, इसमें जो है वो हर इंसान जो भी उसकी इस्तेदाद होगी, जो भी उसकी यानी कि लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली वो नेचुरली अपने से लेस प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प आउट करेगा। तो इसी तहत जो है वो एजुकेशन सेक्टर में ये जो आपने कहा है ये हाँ CSR ये अब इंक्लूड कर दी गई है, स्पेशली मास्टर्स की, ये जो बिजनेस वालों की एजुकेशन है उनके लिए। चले हमारी टीम रेडी है तो मैं टीम की तरफ वापस चलते हैं जी। तो मैंने भी इस ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी वजूहत थी जिधर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये टोटली ऑटोनोमस होगा इसका फंक्शन, इसके लिए पायलट की हमें ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास इसमें 3 चीज़ें हैं। हमारे पास एक ड्रोन है जो ऑटोनोमस है, एक इसके साथ कंप्यूटर होगा जिस पे एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, थर्ड चीज़ हमारे पास होगी एक मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन से जो हमारे पास कस्टमर एंड पे जो भी बंदा होगा वो अपनी एप्लीकेशन जनरेट करेगा कि भाई मुझे ये मेडिसिन चाहिए और वो GPS कोऑर्डिनेट्स वहाँ से भेजेगा कि इस जगह पे मुझे चाहिए। हमारा जो ग्राउंड स्टेशन होगा जो एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ पे हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको यूज़ करते हुए हम अपने ड्रोन को फ्लाई करेंगे ऑटोनोमसली। हम अपने कोऑर्डिनेट्स देंगे, ड्रोन खुद उड़ेगा, अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा और वहाँ पे जाके देखिए सबसे बड़ा इसमें मसला ये होता है कि हमें एक्यूरेसी अचीव करने में बहुत मसला आता है कि हम क्योंकि GPS कोऑर्डिनेट्स में +- 4 मीटर्स तक का एरर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इमेज प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे RGB टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। एक स्पेशलाइज्ड हेलीपैड होगा जिसका एक पैटर्न होगा, ड्रोन वहाँ पे जाएगा, जब GPS कोऑर्डिनेट्स पे पहुँचने के बाद फिर इमेज प्रोसेसिंग शुरू करेगा, इस पैटर्न को रिकग्नाइज करेगा, उसको यूज़ करते हुए पूरी एक्यूरेसी अचीव करके वहाँ पे अपना पेलोड ड्रॉप करेगा। इस वक्त हमारा जो टारगेट वेट है वो 2 kg है और जो हमारी वेलोसिटी है वो 60 km/h, दैट इज़ 1 km/min होगी। और जो टारगेट रेंज है हमारी वो 5 किलोमीटर्स है, क्योंकि सिंध में मोस्टली हमने ये देखा कि जो मोस्टली जो विलेजेस हैं वो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आते हैं एक दूसरे से। इसके लिए हम इसका मतलब ये कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 5 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो टोटल आना और जाना हमारा 10 मिनट में होता है, लेकिन हमने सेफ साइड पे रहने के लिए 20 मिनट्स इसका फ्लाइट टाइम जो टारगेटेड रखा है ये फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में हम इसको बढ़ा के 80 किलोमीटर रेंज अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें फिक्स्ड विंग ड्रोन यूज़ करना पड़ेगा। करेंटली अभी हमने इंडस हॉस्पिटल के साथ एक कोलैबोरेटिव, ये प्रोजेक्ट जो है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडस हॉस्पिटल के साथ। तो उसके साथ हमने वहाँ पे इंडस हॉस्पिटल बेसिकली आगे जाइएगा स्लाइड के एंड में, बिल्कुल इंडस हॉस्पिटल बेसिकली मोबाइल यूनिट्स उसने जगह जगह लगाए हैं, जहाँ से गांव के करीब के वहाँ पे कोई भी फर्स्ट एड हो अगर इमरजेंसी केसेस में, तो वहाँ पे उनको एक क्लिनिक्स हैं, बिल्कुल स्लाइड के एंड में आपको पिक्चर मिल जाएगी, इससे भी आगे। तो उधर हमने वो टेस्टिंग की थी वीडियो की, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें हमने 1 किलोग्राम के साथ हमने तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज को हमने कवर किया और हमारी जो स्पीड थी वो भी हमने स्पीड भी अपनी अचीव की थी। ये टेस्टिंग हम उनके साथ कर चुके हैं। सेकंड चीज़ ये एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं तो जब बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे होंगे उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा। कनाडा की एक कंपनी है एयर मैट्रिक्स, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है
वो इस चीज़ में एग्री हैं कि अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को वाकई लॉन्च करते हैं अपने पास, तो वो एयर राउटिंग करते हैं बेसिकली। जैसे हमारे पास सड़कें होती हैं जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो ड्रोन्स के लिए वो लोग एयर राउटिंग पे काम कर रहे हैं कि आसमान पे एक इमेजिनरी सड़कें होंगी जिसको ड्रोन्स फॉलो करेगा, तो वो चीज़ वो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी लाने के लिए तैयार हैं। तो ये बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये इंडस हॉस्पिटल का वो यूनिट है जहाँ पे आके हमने वो टेस्टिंग की थी। आप बैक पे जाके वीडियो हम आपको दिखाएंगे। किस तरह के आप उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या करवा रहे थे ट्रांसपोर्ट? हम मेडिसिन डिलीवर करेंगे और उसके बाद ऑर्गन्स डिलीवर, मतलब ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और इसका मैक्सिमम वेट क्या था टॉलरेबल? अभी हमारा फर्स्ट स्टेज में जो टारगेटेड वेट है वो 2 किलोग्राम है। नेक्स्ट फेज जब हमारा आएगा तो उसमें हम इस वेट को 5 kg तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी 2 किलोग्राम तक आप मेडिसिन के अलावा और क्या चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं? ऑर्गन्स में क्या चीज़ आप डिलीवर कर सकते हैं? ऑर्गन्स में कौन सा ऐसा वाइबल ऑर्गन है जो इसके थ्रू आप? किडनी हो सकता है। नहीं, किडनी आप ले सकते हैं, इसको इस तरह ले जा सकते हैं किडनी को? जी सर, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक बॉक्स डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी एक खास कंडीशंस होंगी, तो वो डिजाइन करने के बाद हम इसको ले जा सकते हैं। किडनी को ले जा सकते हैं। और कितना टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए कि किडनी उतनी देर में वहाँ पहुंचे? लास्ट लेस देन 30 मिनट 30 आवर्स तक, मतलब विद इन द 30 आवर्स किडनी को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी से निकालने के बाद। तो इंडस के अंदर किस तरह आप काम कर रहे हैं? उनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं या सिर्फ वहाँ पर आपने टेस्टिंग की है? नहीं सर, हमने वहाँ पे कोलैबोरेशन की। वो लोग दरअसल बेसिकली जो मैंने आपको एक यूनिट की तस्वीर दिखाई थी, किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? सर उनकी एक बैक एंड पे कंपनी है मल्टीनेट का, शायद आपने नाम सुना होगा। जी जी। तो वो लोग बेसिकली इंडस सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले। ये भी जो मैं आपको यूनिट दिखाया था, ये भी मल्टीनेट का ही प्रोजेक्ट था। तो उन लोगों की तरफ से एक ये प्रॉब्लम आई थी कि यार हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने यूनिट से जो करीबी गांव है वहाँ पे हम लोग मेडिसिन खुद डिलीवर करें ड्रोन्स के जरिए। तो उनका ही प्रोजेक्ट आया था, जिसकी वजह से फिर हमने हमारे यूनिवर्सिटी तक जब ये प्रॉब्लम आई थी तो फिर हमने इस चीज़ को प्रोजेक्ट बनाया अपना, और वहाँ पे जाके फिर हमने उनके साथ डेमो किया। तो फिर फंडिंग कौन कर रहा है सर? इसकी फंडिंग इनिशियली कर रहा है या मल्टीनेट कर रहा है? सर मल्टीनेट करेगा, लेकिन हम लोग पहले अगर इसका एक बेसिक प्रोटोटाइप अगर मुकम्मल तरीके से फंक्शनिंग बना लें तो। वो कब तक हो जाएगा तैयार? सर तकरीबन वो हो गया है, बस इसमें अब एप्लीकेशन रह गई, उस पर भी काम चल रहा है। और इसके अलावा सिर्फ इसको एक्यूरेट इमेज प्रोसेसिंग का काम रहेगा, जिसकी वजह से अपनी डेस्टिनेशन की एक्यूरेसी अचीव करेंगे। नहीं, हमारे पास अब है 2 से 3 हफ्ते जो हमने फैब के अंदर ये डिलीवर करना है फाइनल के अंदर। तो क्या फाइनल के अंदर हम इसको डेमो दे सकते हैं इसका? पूरी डिलीवरी के साथ आप दिखा सकते हैं कि ऐसा ना होना वहाँ पहुँचे तो ऐसा ये चीज़ नहीं चल रही है, पूरा चीज़ नहीं चल रही है, या तो इसको आप फिर तैयार करें ताकि ये पूरा का पूरा डिलीवर हो सके। और इसकी और क्या रिपोर्टिंग वगैरह का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह होगी? जी सर, सर इसका मैकेनिज्म सर बेसिकली हमारे पास फ्लाइट कंट्रोलर है। फ्लाइट कंट्रोलर हम पिक्सऑफ यूज करें, जैसे सबसे एडवांस वर्जन है। हमारे पास GUI स्टेशन होगा जिससे रेडियो लिंक फ्लाइट कंट्रोलर के साथ होगा, जो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होगा और इसको सारी कमांड्स दे रहा होगा। उसके अलावा इसके अंदर बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर बेसिकली इसकी हाइट मेंटेन करने के लिए होता है। हम लोग इससे एक स्पेसिफिक हाइट पर उड़ाएंगे ताकि मतलब क्या हाइट है इसकी? क्या हाइट? सर बेसिक अभी तक जो हमने देखा है वो 50 फीट हमने रखी है। 50 फीट? जी सर, शहर के मतलब अभी शहर को हमने कंसिडर नहीं किया, हमने गाँव वगैरह किया इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान है, गाँव में मतलब बच्चे वगैरह कोई पत्थर ना मार दें, इस वजह से हम लोग हाइट अटेन करने में ड्रोन को कितना टाइम लगता है? सर बहुत कम टाइम लगता है। अच्छा। मतलब तकरीबन ये 5 सेकंड में अपने एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है। ठीक है। और 50 फीट्स को ये मेंटेन रखेगा, उसके बाद ये जब डाउन आएगा तो बिल्कुल सीधा डाउन आ जाएगा? सीधा डाउन आएगा वर्टिकली। ठीक है, ठीक है। तो बैरोमीटर है। उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम लोग रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हैं और उसके आगे कैमरा इंटरफेस होगा। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स होंगे। जीपीएस के लिए हम सर GNSS मॉड्यूल यूज करें क्योंकि वो एक्यूरेट ज्यादा होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स हैं जो फ्लैग कंट्रोलर के साथ इंटरफेस होंगे, क्योंकि हम BLDC मोटर्स को उसके जरिए से उसकी स्पीड वेरी, इसमें सर बेसिकली PID ट्यूनिंग होती है क्योंकि जब 4 मोटर्स एक साथ घूम रही होती हैं तो उनकी स्पीड में आगे पीछे वेरी कर सकते हैं। तो PID ट्यूनिंग के जरिए हम लोग ESCs यूज कर रहे हैं ताकि उस चारों मोटर्स को ये उनकी स्पीड को वेरी करवा सके। अगर राइट टर्न करना है उस हिसाब से भी लेफ्ट टर्न करना है। मोबाइल के थ्रू हो रहा होगा? नहीं, वो सब सर हम लोग कमांड्स बस दे देंगे, वो सब फ्लाइट कंट्रोलर खुद कर रहा होगा। ये सब टोटली ऑटोनोमस ड्रोन है। इसमें बस आपने जिस तरह से करीम ऐप होती है, आपने गाड़ी मंगवा ली,
बस उसके बाद वो गाड़ी आ रही है, आप बैठे हैं और जा रहे हैं। तो इसमें भी आपसे यही चीज़ है, बस आपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, जो कस्टमर है, कस्टमर इसमें कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं होगा, क्योंकि हम मेडिसिन हर किस्म के हर किसी बंदे को नहीं दे सकते। तो हॉस्पिटल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो वो लोग, उन्होंने फॉर एग्जांपल इमरजेंसी नीड है, उन्होंने हमें एप्लीकेशन जनरेट कर दी, भाई मुझे ये मेडिसिन चाहिए, इस जगह चाहिए, उन्होंने अपनी लोकेशन डाली, मेडिसिन बताई, तो अब हमारे पास वो आ गए। अब हम लोग सिर्फ वो मेडिसिन उस बॉक्स में डाल के और ड्रोन के साथ अटैच करेंगे। एंड टू एंड सर्विस मॉडल कैसे होगा, कि किस तरह हो रहा होगा, मतलब उनकी रिक्वेस्ट आएगी, उन ड्रोन कहाँ आपके पास रखा होगा? जी सर, ड्रोन हमारे पास, जो हमारा ग्राउंड स्टेशन होगा, जो भी फार्मासिस्ट होगा फॉर एग्जांपल, तो उसके पास ड्रोन होगा। ठीक है। एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि ये मेडिसिन चाहिए और इस जगह पे चाहिए, वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वो जीयूआई में डालेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, जिससे ड्रोन कंट्रोल डालेगा। फार्मासिस्ट डालेगा? कौन डालेगा? फार्मासिस्ट डालेगा। जी, फार्मासिस्ट डालेगा कि यहाँ पर भेजनी है मैंने दवाई, और उसके अलावा वो दवाई उसमें रखेगा और बस वो अपना जीपीएस कोऑर्डिनेट डाल देगा, फिर ड्रोन चल पड़ेगा। अब ड्रोन खुद उड़ेगा, खुद जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे, जाके वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेगा और वापस अपनी जगह पर आके, जहाँ से उड़ा था उसी जगह पर आके दोबारा लैंड कर जाएगा। ये बेसिकली है। ये एंड टू एंड सिनेरियो चलना चाहिए फाइनल। जी सर, इंशाल्लाह। और कुछ चीजें एक सवाल, ये फ्लाइट कंट्रोलर के लिए फिर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर फ्लाइट कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, एक मिशन प्लानर के नाम से सॉफ्टवेयर है ऑडियो पायलट का, और एक है क्यू ग्राउंड कंट्रोल। तो हम लोग ने पहले मिशन प्लानर पे टेस्टिंग की थी, लेकिन क्यू ग्राउंड कंट्रोल इसके लिए ज़्यादा मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो उसको ज़्यादा कर रहा है सपोर्ट, हमें बाद में पता चला, तो हमने उसको फिर बाद में उस पर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर इस पर काम कर सकते हैं। इसमें लाइसेंसिंग है? कोई लाइसेंसिंग? नहीं सर, ये दोनों मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स है। सिक्योरिटी का कोई कंसर्न, कोई ऐसी चीज कि आपका फ्लाइट कोई और हैक कर ले या कोई कंट्रोल कर ले आपके इसको, ये ऐसा हो सकता है? मुमकिन है सर, ऐसा हो सकता है। उसके लिए फिर मतलब मुख्तलिफ फिर इनकैप्सुलिंग करनी पड़ती है, तो वो भी हमारा फिर जब इसको फाइनलाइज करेंगे प्रोजेक्ट को, तो उस चीज को देखेंगे। ये सवाल जरूर सोचें थोड़ा टेंजेंट में, कि कोई आदमी आपसे ये पूछ ले कि यार बेसिकली इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी में एक कहते हैं कि ऑटो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग पे काम करता है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई उस किस्म की फ्रीक्वेंसी आ रही हो आपको, तो ये अपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा चेंज करके एडजस्ट कर लेता है सेव करने के लिए। तो ये आपने कहाँ से लिया? ये कोई चाइनीज मेड है या खुद से मंगवा के आपने पार्ट्स खुद बनाए? नहीं सर, ये पार्ट्स हम खुद ही बनाते थे। बेसिकली पूरा फ्लाइट कंट्रोलर है, ऐसा एक मॉड्यूल होता है, तो वो हमने मतलब इम्पोर्ट करवाया है चाइना। क्या कॉस्ट है इसकी? सर सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर की अगर हम इसकी कॉस्टिंग के सबसे एडवांस वर्जन है, तो ये तकरीबन 70,000 रुपीज पर यूनिट है। इसके साथ इसका जीएनएसएस मॉड्यूल और टेलीमेट्री आती है। अच्छा, पूरा एंड टू एंड 70,000 रुपए का है? पूरी प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, जिसमें ड्रोन शामिल है ना? ड्रोन नहीं, सिर्फ कंट्रोलर, मतलब जो इसका समझे दिमाग। ठीक है। इस पूरे प्रोडक्ट का सिर्फ दिमाग 70,000 रुपए का। और ड्रोन की क्या प्राइस होगी? सर ड्रोन की प्राइसिंग तकरीबन हमारे पास जो हमने हेलीपैड की मिला के और एप्लीकेशन और जीयूआई का सब खर्चा मिला के जो हमने देखा था, तो पहले जो हमारा ड्रोन बनेगा, मतलब जो पहली प्रोडक्ट, क्योंकि R&D होती है उसमें ज्यादा खर्चा लग सकता है, तो वो हमारा तकरीबन 16 लाख पे हमने एस्टिमेट किया था। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं देख रहे हैं, हम इसको प्रोडक्ट लेवल पे देख रहे हैं कि ऐसी चीज हो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट हो कि हम उसको मार्केट में ले जा सकें। इस लिहाज से किस कैपेसिटी में कितना बनाएंगे आप? 16 लाख की प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, ये सोचा है आपने? नहीं सर, ये सिर्फ R&D का है। उसके बाद जब पर जैसे प्रोडक्ट आएगा, तो तकरीबन फिर हमें 3.5 से 4 लाख रुपए एक यूनिट पड़ेगा ड्रोन को, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा। यानी जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो 4 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी? हाँ, कस्टमर को। यानी जो फार्मेसी जहाँ आप दे रहे होंगे वहाँ पर 4 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक है। और ये कॉस्ट भी सर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हमने जब बाहर से मैंने क्योंकि रिसर्च की थी कि जो ड्रोन्स पड़े हुए हैं और उसमें मतलब ये वाले पैरामीटर्स हैं कि इतना वेट उठाएं, इतना फ्लाइट टाइम दें, तो वो वहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो 5-6 लाख रुपए के हमें पड़ेंगे। और फिर टैक्स आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक और स्पेशली पहली बात तो ड्रोन आइटम वैसे ही आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर आ भी जाए तो उसका टैक्स तकरीबन लग के वो प्राइस अगर 4 लाख है तो वो 8 लाख पड़ जाती है, 10 लाख पड़ जाती है। वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया है कि बाहर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आप यहाँ ला सकते हैं? कोई आपने मतलब ये आपने एक प्रोडक्ट बनाई है ना, एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाई है, तो इसमें कंट्रोलर भी है आपका, सब कुछ है। तो अब ये ड्रोन कंट्रोलर और सारा आपका जो एंड टू एंड 16 लाख खर्चा है या प्रोडक्शन पे चार्ज, तो आपने कोई इसकी एनालिसिस की है कि अगर मैं बाहर से यही सोल्यूशन लेकर आऊँ या कोई हॉस्पिटल लेना चाहे तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा और मैं उसको क्या एडवांटेज दे रहा हूँ? सर जी एग्जैक्टली मैं वही बात आपको बता रहा था कि मैंने इसको जो देखा था मतलब ऐसे पैरामीटर्स का ड्रोन, मेरे पास दूसरी स्लाइड में वो पड़ी हुई एनालिसिस, तो उसमें यह है कि वो तकरीबन मुझे पड़ रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वहाँ से अगर सिर्फ वहीं पे मैं लूँ तो वो मुझे पड़ रहा है 5 लाख रुपए का। ठीक है, इम्पोर्ट होने के बाद वो मुझे पड़ जाएगा तकरीबन 10 लाख का, आप कहते हैं यार, क्योंकि वो टैक्स है। 4 लाख में बनाते और हम कहते हैं क्योंकि अगर प्रोडक्शन हम खुद करेंगे तो हम 4 लाख में बना देंगे।
और मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन करते हुए आगे सर, क्योंकि एक दफ़ा तो प्रोडक्ट बन जाती है, लाजमी थोड़ी हम जो कंपोनेंट्स अभी यूज़ किए हैं हमने हम वही यूज़ करें। जब हम एक चीज़ पे जाते हैं फिर हम इसकी पूरी कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि हाँ अब हम इसमें तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर उस लिहाज से हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मोटर्स में या किसी चीज़ में वो थोड़ा सा वेरी करके और कॉस्ट को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सर हम अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर क्वालिटी इजाज़त दे रही हुई तो कम करेंगे, वरना जो है उसको कैरी ऑन। आपने जो किट मंगवाई है जी, वो किट में ये सारी इसकी फ्लाइट से रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन एम्बेडेड है? नो मैम, अच्छा। वो सिर्फ एक कंट्रोलर, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑर्डिनो की मिसाल देता हूँ। ऑर्डिनो सिर्फ एक कंट्रोलर है, ठीक है, उसके मतलब पैरामीटर डिजाइन करना, प्रोग्रामिंग करना, वो सब चीजें वो खुद होता है। इसमें ये चीजें सिर्फ एक कंट्रोलर होता है, पूरा फ्लैश होता है, ये वैसे कोई काम नहीं करेगा। इसमें हमें पूरे पैरामीटर डिजाइन करने पड़ते हैं, इसकी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, कैलिब्रेशन करनी पड़ती है अपने ड्रोन के साथ, अपनी एप्लीकेशन को देखते हुए कि हमने अपने ड्रोन को कितना लेके जाना है, क्या करना है, कितनी स्पीड से लेके जाना है, वो सब देखते हुए पूरी इसकी पैरामीटर डिजाइनिंग होती है, तो फिर जाके ये काम करता है। यानी इसमें अगर असली काम देखा जाए या जो मेन काम देखा जाए तो कोर ये है कि इन्होंने जो कंट्रोलर को जो है ना वो इंटेलिजेंट बनाया है कि उसको किस तरह, ड्रोन तो मौजूद है तो कंट्रोलर को आपने इंटेलिजेंट बनाया, आपका सारा मेहनत आपकी सारी तरीके ऑटोनॉमस किया। और सेकंड चीज इसकी जो एयर राउटिंग है वो एक बहुत बड़ा टास्क है उसको करना, तो उसके लिए अगर हमें कोई अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलती है तो फिर, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तान में कोई रूल है इसको एयर राउटिंग का इस लेवल पे 50 फीट के ऊपर या कोई ऐसा है? सर अभी तो इस वक्त रूल का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हम इसे उस लेवल पे लेके जाते हैं तो फिर लाजिम बात है, हाँ, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर तो आप नहीं उड़ा सकते। जी सर, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जजेस से कहूँगा कि जजेस अगर आप इसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में, मेडिकेयर के बारे में अपनी राय दें कि किस तरीके का आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है और क्या ये इतना फिजिबल होगा कि हमारे पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, हमारे कराची के अंदर क्या ये फिजिबल रहेगा? मेरा ख्याल ये है कि कराची से ज़्यादा अगर मैं ये देखूं कि कराची भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। प्रॉब्लम तो है बहरहाल, ठीक है ना, तो और ये जो ड्रोन की जो सोल्यूशन है ये मार्केट में अवेलेबल हैं और उन पर काम हो रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के अगले 8 साल बाद 10 साल बाद, ठीक है ना, ये सोल्यूशंस मार्केट के अंदर मौजूद होंगे और लोग उस पर काम कर रहे होंगे। टैक्सी का कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे आ रहा है, दुबई पुलिस इसको इस्तेमाल कर रही है, तो वन वे और अदर वे ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा और ये इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो जो लोग पहले इस पे काम कर रहे होंगे, जो पहले से जिन्होंने रिसर्च की भी होगी इस पे काम कर रहे होंगे, दे नेचुरली दे आर वो आगे होंगे इसमें काम करने के लिए। अब प्रॉब्लम सिर्फ इसके अंदर ये है कि टेक्नोलॉजी चूँकि अब बहुत चीपर हो गई है और चाइना से हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो एक मैंने सिक्योरिटी का कंसर्न आपको बताया वो होगा, फिर इसमें रिलायबिलिटी कितनी है, आप दवाएं लेके जा रहे हैं, किस किस्म की मेडिसिन लेके जा रहे हैं, ठीक है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो राउटिंग के हैं या जो एयर राउटिंग के जो है वो सारे के सारे रेगुलेशन आएंगे। सही। फिर इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो मोटर है या जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं वो कितनी देर चल सकती है, कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है, वो सारी चीजें कवर कर सकती है। फिर ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपको, इनिशियली जब वो 16 लाख बता रहे हैं ये तो भी कम से कम 20-25 लाख में बनेगा, ठीक है, और फिर 4 लाख का मतलब ये है कि इट इज स्टिल एक्सपेंसिव। अगर आप कहते हैं फार्मेसी को देना है या किसी और जगह देना है तो इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, क्योंकि देखिए आप ये देखेंगे अगर कम्यूट करने का टाइम कितना लगता है उसका कितना खर्चा लगता है, उससे ये कंपेयर होगी चीजें, ठीक है। अगर ये एफिशिएंट है और सफिशिएंट है, ठीक है ना, एक्चुअली टेक्नोलॉजी में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सफिशिएंट होनी चाहिए और एक एफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंसी तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगी कि जब कॉस्ट एफिशिएंसी होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये सफिशिएंट है और इट शुड बी एफिशिएंट एज वेल। तो ये दोनों चीज़ों को अगर टेक्नोलॉजी का उसूल ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम आपको मिल रही हों, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है बहुत महंगी है और उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट ईजी टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जब सस्ती हो जाती है तो यू कैन यूज इट। तो वो ये है कि जैसे ये ड्रोन वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इनके प्राइसेस कम होंगे। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, हमारी नेक्स्ट टीम रेडी है, इजी मॉनिटर नाम है इनका। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा और अपना सीरियल नंबर वगैरह बता दीजिएगा। 2 नंबर सीरियल 2 है, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे दो, बाकी अपना आइडिया प्रेजेंट करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उवैस रज़ा है, मैं मेहरान यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ठीक। आई एम नाजिया पठान फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। ठीक। अच्छा, तो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका नाम है इजी मॉनिटर। हमारा जो स्लोगन है दैट्स वी हैव योर बैक।
अच्छा, द मिशन स्टेटमेंट क्या है हमारे प्रोजेक्ट की? इज दैट टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग पेशेंट्स एंड एल्डरलीज विद नो एक्सटर्नल सेंसर्स. अब नॉर्मली हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड. अब नॉर्मली हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और एल्डरली पीपल्स, वो लोग जिनको कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग या फिर सर्विलेंस की जरूरत होती है, या फिर इस तरीके से किसी ना किसी बंदे को उनके साथ हर वक्त रहना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल विद पैरालिसिस या एम्बिएंट लिविंग पे जो लोग होते हैं. लेकिन तो उसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं नॉर्मली वो इस तरीके के होते हैं कि भाई एक फिटबिट बना दी, कोई ऐसा एक्सटर्नल वेरिएबल डिवाइस बना दिया, फिर एक और एक्सटर्नल चीज बना दी, या फिर कोई एक्सटर्नल सेंसर्स लगा के आप उनकी एम्बिएंट लिविंग को पूरा पूरा मॉनिटर या सर्वेल करते हो. व्हाट आर सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज इजी मॉनिटर. What easy monitor is, हम क्या कर रहे हैं, what we want के we have created a machine, we have used machine learning for detecting activities with the help of mobile sensors. अब मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आपके पास, बिकॉज आपके मोबाइल के अंदर इतना प्रोसेसिंग पावर है कि मतलब यू कैन यूज इट. तो एक एक्सटर्नल चीज को यूज करने के बजाय आप क्या करते हो, अपनी मोबाइल डिवाइस को यूज कर रहे हो एंड उसके अंदर दो मेजर आपके पास सेंसर्स अवेलेबल हैं जो पूरी पूरी आपकी डेटा दे रहे होते हैं, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप. तो हम लोग एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप सेंसर्स को यूज करते हुए वी आर क्रिएटिंग दैट ऐप. नेक्स्ट. अच्छा, हाउ इट वर्क्स. सबसे पहले हमने क्या किया, वी क्रिएटेड एन एपीआई. वो एपीआई किस तरीके से हमने क्रिएट की, वी यूज अज्योर का मशीन लर्निंग स्टूडियो हमने यूज किया. We took a data set. वो data set publicly available था, and it was a huge data set UCI की repository पर, and it was on mobile sensors that used to recognize activities. So उस data set पर हमने पूरे अपने मॉडल को ट्रेन किया. What we got results is कि जब भी हम मोबाइल सेंसर से उसको इनपुट दे रहे थे, it was recognizing the what activity it is going to perform. सेकेंड, हमने क्या किया, what we did, we created a mobile application जिसका काम ये था कि भाई जिस तरीके से उस सेंसर्स में डेटा आ रहा है उस डेटा को कैप्चर करो, कैप्चर करके किसी डेटाबेस पे स्टोर करो. एंड थर्ड इज टू क्रिएट एन ऐप. वो ऐप क्या है, वो एक उसके लिए किसी डॉक्टर की यूज में आ सकती है फॉर केयर टेकर. उस ऐप का जो वो एंड होगा आपका, वो एंड सिर्फ यही कर रहा होगा कि भाई जो डॉक्टर्स होंगे, केयर टेकर्स होंगे, वो कंसिस्टेंटली देख रहे होंगे आपके एप्लीकेशन को कि वो किस तरीके से काम कर रही है. मतलब आपका जो पेशेंट है या कोई भी जिसपे आप मॉनिटर कर रहे हो, सर्वेल कर रहे हो, उसकी एक्टिविटीज क्या है. अच्छा, इसमें नॉर्मली हमने एक और चीज जो इनोवेशन करने की कोशिश की, दैट वाज के व्हाट वी डिड कि हमने नॉर्मल एक्टिविटी रिकग्निशन में सिटिंग, वॉकिंग, लेइंग, समथिंग ये सारी आ रही थी. सो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड अ प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम. हम उस पर काम कर रहे हैं. सो अब हमारे पास कुछ एक्सीडेंट्स आते हैं, लेट्स सपोज फॉलिंग कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और इससे रिलेटेड हमारे पास डेटा भी बहुत कम अवेलेबल है. सो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन के व्हाट सडन चेंजेस हैपन बिफोर फॉलिंग. अगर एक बंदा डायरेक्टली एक सेकंड के अंदर, एक मिली सेकंड के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन से लेइंग पोजीशन में आ रहा है, तो यूजिंग दिस काइंड ऑफ लॉजिक्स एंड दिस टाइप ऑफ थिंग वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम दैट वुड डिटेक्ट एक्सीडेंट्स और रैंक कर देगा उसको. नेक्स्ट. अच्छा, सबसे पहले हमने एपीआई बनाई. दैट एपीआई वाज क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एमएल स्टूडियो, अज्योर एमएल स्टूडियो. देन the accuracy that we got on a benchmarking data set that we took was 95.65%. And then this is the app. The patient की जो हमने ऐप रखी है, because we know कि भाई लोग इतना ज़्यादा familiar नहीं होते. So what we are trying to do is creating a simple as possible interface. So what we are trying to do is we are creating single button app. तो एक बटन ऐप होगी, that's it. आपने जैसे उसे ऑन किया, ऑफ किया, एंड डेटा वो सारा का सारा स्ट्रीम हो रहा होगा, एंड बैक एंड पे वो सारी की सारी चीजें हो रही होगी. नेक्स्ट. देन डॉक्टर एंड केयरटेकर ऐप जो होगी, इट वुड बी अ बिट सोफिस्टिकेटेड, बिकॉज उसमें आपकी कंप्लीट एक्टिविटीज और सारी की सारी जो चीजें होंगी. बट वी नो कि भाई एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड द नंबर्स. सो व्हाट वी केम अप विद ग्राफ्स, ताकि आपको हर एक चीज के ग्राफिकल विजुअलाइजेशन मिले, ताकि इन द एंड आप समझ सको कि वो एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर. ओके, नेक्स्ट. Milestones. We started to work on it in October 2019, and by the end of January, means for the national finals, if we are going there, we'll be our MVP would be ready, minimal viable product would be ready. We'll be testing our marketing strategies and all these before launching it in March. Next. So revenue model हमने अभी तक जिस चीज पे हमने फोकस रखा हुआ है, because what we want, we are going with subscription based model. So what people are going to do, we are going to charge them based on subscription, monthly subscription, yearly subscription for that activity. It would be subscription based इसलिए कि for example अगर आपकी टांग टूट जाती है and now you need this application, but आपको पता है कि 1-1.5 महीने के बाद आपको ये किसी भी काम की नहीं होगी. So इससे फायदा ये होगा कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग आएंगे विदाउट द फियर ऑफ कि भाई ये हमारे साथ हमेशा के लिए चिपक जाएगी ये चीज. सो दे वुड यूज इट कंफर्टेबली. द टेक्नोलॉजीज हमने कौन कौन सी यहाँ पर यूज की हुई है, वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड मोबाइल डेवलपमेंट एंड क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज. क्लाउड नेटिव इसलिए बिकॉज दे फिट विद एवरीथिंग, एंड अज्योर, तो इस वजह से हम लोग जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं वो क्लाउड नेटिव है. नेक्स्ट.
वी आर पावर्ड बाय Azure. तो Azure के हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, दीज आर के हमने सबसे पहले तो मशीन लर्निंग स्टूडियो को यूज किया हुआ है. उसके बाद हमने अपनी जो लैंडिंग पेज है इस एप्लीकेशन का वो भी डिप्लॉयड है और हमने उसे ऐप सर्विसेज के थ्रू डिप्लॉय किया हुआ है. एंड वी हैव यूज्ड Cosmos DB फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस. नेक्स्ट डेमो वीडियो जो है प्लीज. अभी तक जितना इन लोगों ने बताया है, तो आप लोग अगर अपने कमेंट्स देना चाहें इस पे कुछ. एक्सीडेंट को जो ये आइडेंटिफाई करेंगे, मेन अट्रैक्टिव एरिया वही है, एक्सीडेंट आइडेंटिफिकेशन. या इट्स लाइक यू कैन कॉल इट अ USP बिकॉज आपके पास ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ये चीजें नॉर्मल एवरेज लेवल पे डिटेक्ट करते हैं, जैसे सैमसंग के हमारे पास आते हैं. लेकिन व्हाट वी वांट कि मेक इट इन कमर्शियल, जो लोग भी यूज करें, डॉक्टर के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर दे. So that's what we were thinking about. So accident was a USP for that. Who is basically working on that algorithm? I'm working on that algorithm right now. Acha, have you done some literature review, in detail literature review of priorly available algorithms? Actually, exactly इसी टॉपिक पर हमारा एक पेपर रिव्यू के लिए गया हुआ है. अच्छा. Yeah, exactly on this topic, and we have sent the paper in IEEE conference, and it's in the process of reviewing. Who is supervising your project? Sam Mohsen. Sam Mohsen, okay. Some faculty member. Yeah, he's from software engineering department. Okay. टेक्नोलॉजी स्टैक में थोड़ा सा बताएंगे. क्लाउड का तो समझ में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे आप कर रहे हैं. डेवलपमेंट एप्लीकेशन की किस किस पे? What we are going with the MERN stack mostly. Node.js, React Native, so that we could create hybrid applications as well. और प्लस में जो मोबाइल आप वेब एप्लीकेशंस भी बना रहे हो, that is progressive web apps. So it would be really worth it कि भाई आप उसको यूज कर सको. और इसमें डेटाबेस किसको रखा है? डेटाबेस Cosmos DB. Cosmos DB. ठीक है, सही है. Okay, but we have a working demo if you want. Yes, we are waiting for your demo. Actually, हैंग हो गया है. अच्छा सर, जब तक ये कर रहे हैं, आपसे मुझे ये पूछना था कि सर आप मुझे ये बताइए कि जितने भी मेडिकल से रिलेटेड ये जितने आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, तो ये कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उन पे? बेसिकली देखा जाए तो इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं.